Welcome to all of you in lecture 3 of online lecture series 2. आज हमारे साथ प्रोफेसर साजिद जमाल साहब हैं जो कि इनका ताल्लुक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है। आज लेक्चर 3 का जो टॉपिक है वह हाउ टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ सोशल साइंस रिसर्चेज। समाजी साइंस की जो तहकीक होती हैं उनके मेयार को कैसे बढ़ाया जाए, आज का हमारा ये उन्वान है। सामीन, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीरीज 1 के बाद हमने सीरीज 2 को स्टार्ट किया और एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने ये किया है जिसमें हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के जो असातिज़ा कराम हैं और जो आला दर्जे के लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं, जिनका अच्छा तजर्बात हैं, जिनके और जिन्होंने अच्छा काम किया है अपने मैदान में, उनको हम आपके सामने ला रहे हैं और इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं आप सभी लोग। इसी कड़ी में आज प्रोफेसर साजिद जमाल साहब हम लोगों के साथ में हैं। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा हटकर है। देखिए, एक बात मैं आप लोगों से शेयर ये करना चाहता हूँ कि जैसा कि टॉपिक है कि समाजी साइंस की तहकीकात के मेयार को कैसे बढ़ाया जाए, आज इस पर बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जब तहकीक की बात करते हैं तो मुख्तलिफ जो उससे रिलेटेड एरियाज़ होते हैं उन पर बात करते हैं, लेकिन कैसे हम तहकीक के मेयार में इजाफा करें, कैसे क्वालिटी को बढ़ाएं, ये एक इशू है और इस पर बात कम होती है। मुझे लगता है इस पर इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स में बात होना चाहिए और तबादला ख्याल होना चाहिए। देखिए, उन्वान का जब इंतखाब की बात आई तो उसके पीछे वजह ये थी कि आप सभी लोग चूँकि दर्स व तदरीस के पेशे से जुड़े हुए हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं कि एक बात कहीं न कहीं ये ज़रूर आ रही है कि जो तहकीक हो रही है उनमें कहीं न कहीं वो मेयार नहीं आ रहा है, वो क्वालिटी नहीं हो रही है जो होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि 2017 और 18 में जो कुल तादाद हिंदुस्तान में पीएचडी की हुई वो 34,424 पीएचडी हुई, यानी कि पूरे हिंदुस्तान मुल्क में 2017-18 में 34,424 पीएचडी को अवार्ड किया गया। और तो एक बड़ी तादाद है जो पीएचडी को अवार्ड किया गया। अब तहकीक का जहाँ तक मामला है, पीएचडी का मामला है, वो ये है कि तहकीक ऐसी होना चाहिए, तहकीक की मुख्तलिफ जो रिसर्चेज होती हैं उनकी मुख्तलिफ खसूसियात होती हैं। दो अहम होती हैं, वो ये है कि तहकीक जो है उसमें साइंटिफिक क्वालिटी होना चाहिए और दूसरा है कि वो जो है वो सोसाइटल जो है उसका रिलेवेंस होना चाहिए, यानी कि तहकीक ऐसी हो जो साइंटिफिक क्वालिटी पर खरी उतरे। और दूसरा है कि जो सोसाइटल रिलीवेंस होना चाहिए, क्योंकि तहकीक पर पैसा खर्च होता है, वक्त जो है खर्च होता है, तो पब्लिक मनी इन्वेस्ट होती है उसके ऊपर, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए उसको कितना फायदा मिल रहा है। जो भी पीएचडी हो रही है, जो भी तहकीक का काम। दी सर, आप म्यूट हो गए हैं। सर, आप खुद को म्यूट अनम्यूट करिए। आवाज आ रही है? और दूसरा एक ये है कि अभी कुछ करीब तकरीबन साल भर पहले एक बैनुल अक़वामी सतह पर एक बहुत बड़ी ओटावा कनाडा में के तहकीककार ने एक रिसर्च की और ये पाया कि जो तहकीक और जो मकाले शाये होते हैं उनमें वो उनमें कितना सोसाइटल रिलीवेंस है उनका, कितनी वो अच्छे हैं। तो इसको लेके एक तहकीक की गई और उसमें ये पाया गया कि हिंदुस्तान के जो रिसर्चेज होती हैं, जो शाये की जाती हैं जर्नल्स में, यानी कि जर्नल्स में जो पब्लिश की जाती हैं, उनमें उनका फीसद 27% एक ऐसा है जो कि ऐसे जर्नल्स में पब्लिश होती हैं जो कि जर्नल्स बिल्कुल ही लो क्वालिटी के हैं, जो अच्छे बिल्कुल नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा एक इशू था और इसको लेके आप सभी लोग जानते हैं कि यूजीसी ने फिर उसके बाद ये किया कि तकरीबन 4,500 जर्नल्स को अपनी जो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड जर्नल्स थे
उनमें से 4,500 जर्नल्स को निकाल दिया कि ये जर्नल्स अच्छे नहीं है। ये एक प्रेशर था इंटरनेशनल लेवल पर कि तो जिसको यूजीसी ने 4,500 जर्नल्स को निकाल दिया। ये हम सभी लोग जानते हैं। और उसके बाद एक और यूजीसी ने ये काम किया कि अभी कुछ वक्त पहले ही यूजीसी ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया और उसमें ये यूजीसी ने ये कहा कि पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान में जितनी भी पीएचडी हुई हैं उनको उनको असेसमेंट किया जाएगा और थर्ड पार्टी के जरिए असेसमेंट किया जाएगा। यानी कि पब्लिक नोटिस के जरिए यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को ये कहा गया कि आप अपना प्रपोजल जमा कीजिए यूजीसी में और उसका मकसद प्रपोजल का ये होगा कि 10 साल में पिछले 10 साल में जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं उनको हम असेसमेंट करेंगे, देखेंगे कि उसमें कितनी क्वालिटी थी और ये क्वालिटी का जो चेक किया जाएगा वो थर्ड पार्टी के जरिए किया जाएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 144 प्रपोजल यूजीसी में जमा हुए इसके लिए कि भाई हम इसको देखेंगे, तो यूनिवर्सिटीज ने जमा किया। तो कहीं ना कहीं यूजीसी लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो रिसर्चेज हो रही हैं उनके म्यार को बढ़ाया जाए। इसी कड़ी में आप सभी लोग जानते हैं कि केयर कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक रिसर्च एंड एथिक्स के एक जो है जर्नल्स को भी उन्होंने एक अपना केयर लिस्ट भी बनाई है जिसमें कैटेगराइज किया है। पहले 4 कैटेगरी थी और अब 2 कैटेगरी है, 2 सेक्शन है, सेक्शन कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें चल रही हैं। तो एक बात जरूर ये आती है कि अब बात एक और आती है कि जो सोशल साइंसेज में रिसर्चेज हो रही हैं और जो हार्ड साइंस या जो नेचुरल साइंसेज में रिसर्चेज हो रही है, तो कहीं कहीं पर ये बात जरूर आ रही है और बहुत बड़े पैमाने पर आ रही है कि जो सोशल साइंसेज में रिसर्चेज हो रही है उनका जो मैार है वो नेचुरल साइंसेज के मैार से कम है, यानी कि वो लो लेवल की है उनसे। तो आखिर ऐसी क्या वजूहात हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हमारा जो रिसर्च का जो मैार है वो बढ़ने के बजाय कम हो रहा है? नेशनल लेवल पर देखें, इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो कोशिशें की जा रही हैं, मुख्तलिफ एजेंसियां और जो हमारे और एजेंसी हैं या नेशनल लेवल पर वो सारी चीजें लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों को भी कहीं ना कहीं जब हम तहकीक की बात करें तो जरूर इस बात की बात करें और इस पर हम लोग तबादला ख्याल करें कि आखिर क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जाए। एक होती है क्वांटिटी और एक है क्वालिटी। तो क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी को भी बढ़ाया जाना चाहिए और इस बात को अगर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर और कौन डिस्कस करेगा, क्योंकि हम लोग इस पेशे से जुड़े हुए हैं। तो ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग इस पर डिस्कशन करें और तबादला ख्याल करें और देखें कि हम कैसे अपने रिसर्च की और जो सोशल साइंसेज में जो तहकीक हो रही है उसको उसके मेयार को हम कैसे बढ़ाएं, क्योंकि ये हमारी अखलाकन जिम्मेदारी है। एथिकल ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एथिकल इश्यू है, इसको हमें देखा जाना चाहिए। तो इस चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने इस मौजू का इंतखाब किया और एक जानी मानी जो शख्सियत है प्रोफेसर साजिद जमाल साहब, उनको हमने इंतखाब किया और कि वो इस मौजू पर आपसे बात करेंगे और चीजें आपके सामने वाजे करेंगे। इससे पहले कि साजिद साहब अपना लेक्चर डिलीवर करें, मैं हमारे कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन नूह के प्रिंसिपल प्रोफेसर एडम पॉल पटेटी साहब से ये गुजारिश करता हूं कि वो साजिद जमाल साहब का तारुफ पेश करें। एडम पॉल साहब। ओके अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, welcome to online lecture series on research and training. This today's topic is how to increase the quality of social science researchers by Professor Sajid Jamal sir. I will add to these deans of what he said, spoke about this topic. Why do we research? What the research means? It is a systematic inquiry with the aim of producing useful knowledge. Why to do research? Understanding the world, solve the new problems, improving existing solutions. The quality research dimensions, the crux is this: credibility, communicable, contributory, conforming. In the 21st century skills, in the okay, in this
Hello. Yes. आ रही है आपकी आवाज आ रही है Sir. Okay. In this 4 C's, that is critical thinking, creative thinking, collaboration, communication. So in this, I surprised by reading one of the article in 2017 in Secretariat of this UP. They have announced 268 pin post. In for that, 255 people, PhDs, applied for this post. Totally 23 lakh people applied for that. So, one. Okay, in this, next. This, see, what sir talked about this quality. Naushad sir rightly pointed out this thing. UGC, as per the UGC statistic, every year 16,412 people are enrolled. That is the 0.50% of higher education. MPhils 0.10. In sciences, 30% are enrolled, and engineering 26 PhDs people are enrolled. Social sciences 12%, languages 6%. So this management 6%, education 5%, other foreign language 3%. In this scenario, this what is the you would like to focus on this? What is quality? What is the contribution of the researchers? Now the our eminent personality in education, Sajid Jamal sir, he will deliver. I would like to introduce his sir's credentials. This thing. So Sajid Jamal sir is a professor in Department of Education, Aligarh Muslim University. He is the present project director, School of Education, granted to Aligarh Muslim University by Pandit Madan Mohan Malviya National Mission on Teacher and Training. Sir is widely traveled and has experience of teaching at 2 central universities of India, that is Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad, and ALU. He has published 6 books and 22 research papers. The sir has delivered 30 lectures on various topics as invited speakers and has acted as a keynote key resource person in 50 teacher training programs. Sir has acted as a resource person on behalf of UGC HRDC, AMU, and he has been member of committees set by NCRT New Delhi and SCRT Bhopal. He has associated with IGNOU and Bose University. He has acted as various administrative responsibilities successfully as a first principal of Manu City, Asansol, and controller of examination, Hyderabad. Under his able guidance, one PhD awarded and 5 scholars are pursuing their PhD. Sir has organized orientation programs, seminars, workshops. Sir has delivered 7 video lectures, video lessons at Instructional Media Center, Manu. So, if I continue to read his CV, it will take 40 minutes. So, now I would like to listen from Sajid Jamal sir. I welcome Professor Sajid Jamal sir to lead the session. Thank you. Over to you, sir. Thank you. Thank you, Professor Aidampal, for such a generous introduction. Sir. And I think it is 10:50 by my watch, and hopefully I'll be taking 55 minutes. So let me complete by 11:45 what I want to say, and then the remaining time will be left for the question and answer, of course. So, am I audible to all of you?
जी सर, वो छोड़ के बात कीजिए सर, अच्छा लगेगा, उसको छोड़ दीजिए, आवाज बहुत अच्छी आ रही है। Okay. So, in fact, slides are clear. Yes, sir, clear. Slides clear है? Clear है सर जी। Okay. So should I speak in English or Urdu or mixed language? सर मिक्स कर दिया, उर्दू कर दीजिए। मिक्स कर देता हूँ। Okay sir. So this is the topic, how to increase the quality of social science researches, and much has been said by our dean Professor Naushad Saab, and of course our learned colleague Professor Adam Pal Saab. So this is what I am planning. In fact, first let me give the introduction. Then I would be like to focusing on social science researches. What are these, in fact, and how these researches are different from behavioral science researches or physical science researches. Then I'll be talking about what is the quality and how to ensure quality are the parameters of quality so far as social science researches are concerned. And then I have my own experiences regarding what are those factors which lead to the poor quality of social science researches. So I would like to focus on that. And definitely at the last, how to increase the quality of social science researches. So there are total 10 slides in my presentation, and effective slides are 7. And I think every slide will take 6 to 7 minutes. So hopefully in 50 minutes, I will complete my talk. And then remaining time definitely will be utilized in giving the answer to the questions. So my friends, what are social science researches and what are these social science researches do in fact? And why we conduct, these social science researches? तो अगर हम सोशल साइंस का दायरा देखें तो एक बहुत वसी दायरा, एक बिग अम्ब्रेला है जिसमें बहुत सारे मजामीन सोशल साइंस में आते हैं, जिसमें एंथ्रोपोलॉजी आती है, आर्कियोलॉजी आती है, साइकोलॉजी आती है, सोशियोलॉजी आती है, हिस्ट्री आती है, पॉलिटिकल साइंस आता है, लिंग्विस्टिक आती है, लाइब्रेरी साइंस आता है, लॉ आता है, एजुकेशन आता है. सो प्लेंटी ऑफ सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन सोशल साइंस. Now, the difference between social science researches and physical science researches is that in physical science researches, most of the time you will be focusing on materials, you will be focusing on machines. लेकिन सोशल साइंस रिसर्चेज में जो हमारा फोकस होता है वो इंसान होता है, इंसान की बेहतरी होती है, उसकी वेलबीइंग होती है, सोसाइटी की बेहतरी कैसे हो, सोसाइटी में पीस कैसे हो, ऑल दोज इश्यूज इन फैक्ट वी स्टडी सो फार एज सोशल साइंसेज रिसर्च आर कंसर्न. तो अगर हम जैसे एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो इंसान का वजूद जो है वो कैसे कैसे डेवलप हुआ और कैसे कैसे इस सूरत में आया, उसका कल्चर कैसे इवॉल्व हुआ, उसकी लैंग्वेज कैसे इवॉल्व हुई. या आर्कियोलॉजी में अगर हम देखें तो पुराने जमाने के जो बादशाह थे, जो भी किंग होते थे, तो जब वो शहर बसाते थे तो पानी के ताल्लुक से कितनी कोशिश करते थे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते थे, पानी को लेकर के बहुत सीरियस रहते थे, ये सारी चीजें. तो क्या उन तमाम रिसर्चेस का आज के दौर में कोई रिलेवेंस है? या अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स की. वेलफेयर इकोनॉमिक्स यानी गवर्नमेंट इंटरफेयर करे अपने तौर पर लोगों के हालात को बेहतर बनाने के लिए, जो माइक्रो क्रेडिट और इस तरह की जो पॉलिसीज हैं, ये सारी कैसे इंसान की लाइफ को बेहतर बना सकती है. या अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी में एक आजकल नया कॉन्सेप्ट जो है वो चल रहा है और काफी राइज है, काफी पॉपुलर है, पॉजिटिव साइकोलॉजी का. पॉजिटिव साइकोलॉजी यानी ये एक सब्जेक्ट, एक एरिया ऑफ स्टडी है जिसमें हम इंसान की लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, वेलबीइंग की कोशिश करते हैं, हैप्पीनेस की कोशिश करते हैं. तो वो इंट्रोड्यूस करते हैं PERMA, PERMA. 5 फैक्टर्स हैं इसमें, जिसमें P स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव इमोशंस, E स्टैंड्स फॉर एंगेजमेंट, R stands for positive relationship, M stands for meaningful life, and A stands for accomplishment या achievement. तो इन 5 को हम कैसे स्ट्रेंथन करें कि इंसान जो है वो खुश हो, हम इंसान की खुशी को, उसकी हैप्पीनेस को कैसे इंश्योर करें. तो ये सारी चीजें इनफैक्ट जो है वो हम साइकोलॉजी में जो है वो स्टडी करते हैं. करंटली डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक नया प्रोजेक्ट आया हुआ है जो IIT दिल्ली के ताउन से चल रहा है, जिसमें ये लोग स्पिरिचुअल इनफैक्ट एस्पेक्ट्स पर स्टडी कर रहे हैं. तो ये जब हम कुरान पढ़ते हैं या हम जब कोई भी रिलीजियस कोई इस तरह का वर्स जो है वो रिसाइट करते हैं,
तो कुछ खास वेव्स जो है वो दिमाग से हमारे जनरेट होती हैं। तो मैंने देखा कि ये इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, इनके पास काफी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स है। तो वो क्या करते हैं कि एक जैसे इंसान को बुलाए और उससे कहे कि सूरह रहमान की तिलावत करो, तो अब उसने सूरह रहमान की तिलावत करना शुरू किया, अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। तो जैसे जैसे इंसान ने पढ़ना शुरू किया, अकॉर्डिंगली जो है वो वेव्स जो है माइंड में जनरेट होती हैं। उनके पास काफी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, फिर वो उससे वो रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसको वो हैप्पीनेस से जोड़ करके देख रहे हैं कि गोया कि ये कैसे ये जो सारी चीजें हैं जो हमारे जो रिलीजियस फीलिंग्स है, हमारे जो रिलीजियस बिलीफ्स है, वो हमारे हैप्पीनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, हमारे डिप्रेशन को, हमारी एंजाइटी को, हमारी परेशानियों को जो है वो कैसे दूर कर सकते हैं। तो इन तमाम एग्जाम्पल से इनफैक्ट जो मैं आपको बात करना चाहता हूँ कि सोशल साइंस रिसर्चेस आर मच डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल साइंस रिसर्चेस, क्योंकि यहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू वर्क ऑन द ह्यूमन बीइंग्स की बेहतरी, उनका वेलफेयर, उसके बारे में हम बात करते हैं। कुछ रिसर्चेस हम इसलिए भी करते हैं कि जो बहुत सारी पॉलिसीज हैं, जो बहुत सारे जो हुकूमत की तरफ से जो फरमान आते हैं जिन पर हुकूमत अमल करती है, हम उसको भी रिव्यू करते हैं और हम हुकूमत को फिर बताते भी हैं कि जो ये पॉलिसी शुरू की गई थी इसमें पिटफॉल्स क्या रहे, इसमें कमियां क्या रही, हम इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कि एक सोशल साइंस का जो रिसर्च का दायरा है वो काफी वसी है, काफी फ्रूटफुल है, काफी यूजफुल है, और इनफैक्ट इन सब का जो पर्पस है वो इंसान की लाइफ को बेहतर बनाना है। लेकिन जैसा कि अभी डीन साहब पॉइंट आउट किए कि ये तभी हो पाएगा जब हम क्वालिटी रिसर्च करें, और क्वालिटी रिसर्च करना मुझे लगता है कि काफी चैलेंजिंग है। हमको क्या करना है, कैसे क्वालिटी को इंप्रूव करना है या इंश्योर करना है, तो फिर मैं उसको कमिंग स्लाइड्स में मैं उस पर बात करूंगा। अगर हम अगली स्लाइड देखें कि कैसे सोशल साइंस रिसर्चेस जो है वो बाकी साइंसेस से डिफरेंट है, तो एक बात तो मैंने जस्ट कही कि पहला जो डिफरेंस आता है वो ये कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव टू कंडक्ट रिसर्चेस ऑन ह्यूमन बीइंग्स। मुझे याद आता कि जब मैंने अपनी पीएचडी की तो टीचर्स पे की, और जाहिर सी बात है कि टीचर से ताउन हासिल करना, टीचर से डेटा कलेक्ट करना, तो इट वाज सच ए कम्बरसम एक्सपीरियंस। किसी टीचर ने कहा कि मैं जो है वो डॉक्टर साहब ऐसा है कि मैं कोट जो पहन के गया था उसी में आपका क्वेश्चनर रखा हुआ था, तो आज मैं कोट चेंज करके आ गया। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं साहब, कल ले आइएगा। तो कल जब मैं गया तो उसने कहा डॉक्टर साहब ऐसा है कि मैंने मकान ही बदल दिया, वो कहीं और रह गया। किसी ने कुछ कहा तो झल्ला करके फिर ये हुआ कि हफ्ते 10 दिन में अल्टीमेटली फिर मुझे दूसरा क्वेश्चनर देना पड़ा। तो मैं 615 टीचर्स अपने सैंपल में रखा अपनी पीएचडी में, तो इट वाज सच ए डिफिकल्ट जॉब। तो मशीन जो है वो आपकी ताबेदारी करेगी। कंप्यूटर है, आप एक कमांड देंगे तो डेफिनेटली ये काम करेगा, चाहे मैं कमांड दूं या आप दें या कोई और दे, सबके लिए यकसा तौर पर ये काम करती है। लेकिन हर इंसान की सोच, हर इंसान के काम करने का तरीका, उसका टेम्परामेंट, उसका मूड डिफरेंट होता है, और दैट मेक्स आवर लाइफ वेरी डिफिकल्ट सो फार एज सोशल साइंस रिसर्चेस आर कंसर्न, क्योंकि हम इंसानों पर काम करते हैं, मशीनों पर नहीं। उसके बाद कुछ सर्कमस्टांसेस में सोशल साइंस में हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पॉसिबल नहीं है। हम या तो क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं, या तो हम सर्वे रिसर्च करते हैं, या तो फिर जो है हम फील्ड सर्वे करते हैं, समटाइम्स हम हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं। तो ऑल दीज डेफिनेटली आर वेरी डिफिकल्ट। एक और जो पहलू सोशल साइंस रिसर्च में आता है कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स बहुत सारे हैं। सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूं कि आप इंटेलिजेंस का इंपैक्ट देखना चाहते हैं अचीवमेंट पर, तो आपने स्टडी किया और आपने ये कंक्लूजन निकाला कि जो लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हैं उनका अचीवमेंट बेहतर है, जो लोग एवरेज सतह की जो इंटेलिजेंस इनके अंदर है उनका अचीवमेंट एवरेज है, और जो लोग लो लेवल का इंटेलिजेंस रखते हैं उनका अचीवमेंट लो लेवल का है। लेकिन ये बात इतनी आसान नहीं है, यानी अचीवमेंट पर सिर्फ एक फैक्टर इंटेलिजेंस नहीं इन्फ्लुएंस कर रहा है, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। उसमें हो सकता है कि स्टडी हैबिट फर्क डालती हो सकता है कि टाइप ऑफ स्कूल फर्क डालता हो सकता है कि टाइप ऑफ टीचर्स फर्क डालते हो सकता है कि पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट जो है फर्क डालता हो सकता है कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस फर्क डालता हो। तो ये जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है इनफैक्ट, तो फिजिकल साइंस में क्या होता है कि टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम है, आप टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में रिलेशन स्टडी करना चाहते हैं तो वॉल्यूम को कांस्टेंट कर सकते हैं, या वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप स्टडी करना चाहते हैं, बहुत आसान है, टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सोशल साइंसेज में इतना आसान नहीं है कि हम दो वेरिएबल्स को स्टडी कर दें तो थर्ड को बिल्कुल कंट्रोल कर लें या फोर्थ को बिल्कुल कंट्रोल कर लें। बहुत डिफिकल्टी है, बहुत मुश्किल है, कुछ ना कुछ जो है वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स आते हैं और जो है वो हमारे रिजल्ट्स को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके बाद जो एक और बड़ा गंभीर जो मसला आता है
कि सैंपल जो हम सेलेक्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हम सही सैंपल नहीं सेलेक्ट कर पाते हैं, जो सैम्पलिंग टेक्निक जो हम इम्प्लॉय करते हैं वो बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं दे पाती हैं, क्योंकि ज्यादातर रिसर्चर्स ये कहते हैं कि हमने रैंडम सैंपल लिया। रैंडम सैंपल लेना इतना आसान काम थोड़ी ना। अब जैसे कि अभी जो मैंने एग्जांपल दिया कि आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स के इंटेलिजेंस का उनके अचीवमेंट पे असर देखना चाह रहे हैं। अब किसी शहर में 10,000 स्टूडेंट्स है 10th क्लास के, आपको उसमें से 500 सेलेक्ट करना है, तो इट्स नॉट सो इजी कि आप उन 10,000 का रैंडम सिलेक्शन जो है करें उसमें से 500 कर लें। इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम पर्पसिव सैंपलिंग करते हैं, कोटा सैंपलिंग करते हैं, क्लस्टर सैंपलिंग करते हैं, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग करते हैं। तो सैंपलिंग जो है वो बहुत बेहतर तरीके से हम लोग जो है वो नहीं कर पाते हैं। दो प्रॉब्लम्स आती हैं, एक तो सैंपल टेक्निक जो सही है वो यूज नहीं कर पाते हैं, और दूसरे जिन सैंपल जब हम फाइनल सैंपल सेलेक्ट कर लिए तो उन लोगों की तरफ से जो हमें ताउन जिस तरह का चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता है, और कुछ ऐसे फैक्टर्स बीच में आकर के इंटरवीन कर देते हैं कि जिससे जो है मसाइल हमारे जो है वो बढ़ जाते हैं। डेटा कलेक्शन इन फैक्ट इज मोर कम्बरसम, मोर डिफिकल्ट इन कंपैरिजन टू द फिजिकल साइंस रिसर्च या जो नेचुरल साइंस रिसर्च। उसके बाद टूल्स का जो मामला आता है वो बड़ा ही डिफिकल्ट आता है कि टूल्स हम कैसे इस्तेमाल करें। एक पीएचडी की थीसिस मेरे पास आई थी इवैल्यूएट होने के लिए, जिसमें रिसर्चर ने ये स्टडी किया कि ये जो स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, इन स्मार्ट क्लासरूम्स की टीचिंग का क्या इम्पैक्ट है, तलबा की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, कोलैबोरेशन स्किल्स है, इन सब को स्टडी किया। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सिंपल सी बात है कि रिसर्चर को ये करना चाहिए था कि वो एक इंस्टीट्यूशन में जाता और किसी एक पर्टिकुलर क्लास के 2 सेक्शन या 4 सेक्शन को सेलेक्ट करता, उसमें से 2 ग्रुप बनाता, एक कंट्रोल ग्रुप बनाता, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाता, एक ऐसा ग्रुप जिसमें स्मार्ट क्लासरूम से पढ़ाई हो रही है और एक ऐसा ग्रुप जिसमें स्मार्ट क्लासरूम से पढ़ाई नहीं हो रही है। दोनों का प्री टेस्ट करता, पोस्ट टेस्ट करता, और उसके बाद फिर किसी नतीजे पर पहुंचता कि क्या जो है वो ये स्मार्ट क्लासरूम की टीचिंग जो है कुछ असर डाल रही है। लेकिन ये करने के बजाय, चूंकि इसमें उसको खुद जाकर के पढ़ाना पड़ता, या शायद जो है वो स्कूल का ताउन ज्यादा चाहिए होता या तलबा का ताउन ज्यादा चाहिए होता, तो उसने अपना दिमाग लगा के ऐसा किया कि ये काम ना करके, कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ना करके, उसने क्या किया कि कहा कि मैंने तमाम कंडीशंस को यूनिफाई कर दिया है, बिल्कुल यकसा कर दिया है, और मैंने पढ़ाया नहीं है लेकिन ये इंश्योर किया है कि दोनों ग्रुप के बच्चे जो है वो सेम है, और एक ग्रुप ऐसा है, एक स्कूल ऐसा है जहां पर स्मार्ट क्लासरूम से पढ़ाई हो रही है, और दूसरा ग्रुप जो है ऐसा है जहां पर स्मार्ट क्लासरूम से पढ़ाई नहीं हो रही है, और सारे वेरिएबल्स को मैंने यूनिफॉर्म कर दिया है, और उसकी बुनियाद पर मैं जो है इस रिजल्ट को जो कंपेयर कर। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अच्छी स्टडी है अनलेस अनटिल कि जब तक हम इसको दोनों ग्रुप में, जैसा मैंने कहा कि एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में डिवाइड ना करते। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास रिलायबल और वैलिड टूल्स नहीं होते हैं, और अगर रिसर्चर टूल कंस्ट्रक्ट करना चाहे तो टूल कंस्ट्रक्ट करना इतना आसान काम नहीं है। टूल कंस्ट्रक्शन का अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट काम है, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर कोई भी रिसर्चर एक टूल कंस्ट्रक्ट कर ले और उसको स्टैंडर्डाइज कर ले तो इसी पर उसकी पीएचडी अवार्ड होनी चाहिए। इनफैक्ट इट्स वेरी कम्बरसम एंड वेरी डिफिकल्ट जॉब। तो रिलायबल और वैलिड टूल्स है नहीं, और अगर रिसर्चर बनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। रिसर्चर्स की भी अपनी मजबूरियां होती हैं। और आखिरी जो बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से, जिस कॉन्फिडेंस के साथ हम नेचुरल साइंस में रिजल्ट्स को जनरलाइज करते हैं, उनका इम्प्लीकेशंस बयान करते हैं, शायद उस कॉन्फिडेंस के साथ, उतनी मैच्योरिटी के साथ, उतने एतमाद के साथ जो है हम सोशल साइंस के रिसर्चेस को जनरलाइज नहीं कर सकते। ये कुछ मसाइल हैं। अब अगर हम आगे अपने डिस्कशन को बढ़ाएं कि आखिर हम क्या पैरामीटर्स लें, क्या पैमाने लें कि हम कहें कि सोशल साइंस की रिसर्च में क्वालिटी है, तो सबसे पहले जो मैं बात आप हजरात से शेयर करना चाहता हूं कि क्वालिटी जो है वो बहुत ही सब्जेक्टिव है। क्वालिटी कोई बहुत एक्यूरेट चीज नहीं है। क्वालिटी मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट या मशीन नहीं है। क्वालिटी के पैरामीटर्स क्या हो, इटसेल्फ ये अपने आप में बहुत कंट्रोवर्शियल है। और क्वालिटी जो है अपने आप में प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये एक प्रोसेस है। यानी ऐसा नहीं है कि आप कुछ स्टेप फॉलो किए और उसके बाद एक क्वालिटी पर पहुंच गए और आप कह दिए कि आपने क्वालिटी अचीव कर लिया और अब आपको आगे करने की जरूरत नहीं है, बल्कि कंटिन्यूअसली यू हैव टू सर्च फॉर द क्वालिटी। एग्जांपल हम अपने इंडियन एयरफोर्स का ले सकते हैं कि किसी जमाने में जो मिग जो फाइटर प्लेन्स थे वो बहुत अच्छे थे, लेकिन मिग आउटडेटेड हुए, उसके बाद सुखोई प्लेन्स आए। सुखोई प्लेन्स जो है भी उनकी भी कुछ लिमिटेशंस थी, तो अब हमने राफेल जो है वो प्लेन्स मंगाए। तो क्या होता है कि हम किसी पर्टिकुलर स्टेज पर रुक नहीं सकते कि हम कहते हैं हमने क्वालिटी अचीव कर, बल्कि वी हैव टू कंटिन्यूअसली सर्च फॉर द क्वालिटी। तो क्वालिटी बेसिकली इज ए प्रोसेस, नॉट ए प्रोडक्ट।
दूसरा जो एग्जाम्पल है बड़ा मीनिंगफुल है जो मैं आप हजरात से शेयर करना चाहता हूँ, मेरे टीचर ये मुझसे बताए और बड़ा मेरे लिए मीनिंगफुल है और शायद आप हजरात भी इससे काफी कुछ सीखें कि किसी यूनिवर्सिटी के किसी टीचर का रिसर्च पेपर उनके पास इवेल्युएट होने के लिए आया। अभी आजकल जो हमारे यूनिवर्सिटीज में जो प्रमोशन की जो स्कीम है, कैरियर एडवांसमेंट स्कीम, तो कैरियर एडवांसमेंट स्कीम से पहले एक दूसरी स्कीम थी, MPS कहते थे, जिसको मेरिट प्रमोशन स्कीम। उस मेरिट प्रमोशन स्कीम के तहत जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर रीडर होना चाहें या रीडर जो है प्रोफेसर होना चाहें, तो उनके जो पेपर्स होते थे या किताबें होती थी वो कुछ 2-3 लर्नेड प्रोफेसर्स के पास इवेल्युएट होने के लिए जाती थी। तो मेरे टीचर ने बताया कि किसी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के 3 रीडर्स थे और तीनों लोगों ने अपने काम को इवेल्युएट करने के लिए उनकी यूनिवर्सिटीज ने डिफरेंट लोगों के पास भेजा, जिसमें से एक का काम मेरे पास आया और जिसका काम मेरे पास आया वो बाकी दो लोगों से बेहतर था इनफैक्ट। लेकिन वो जो मेरे टीचर हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो डिसिप्लिनेरियन हैं, काफी स्ट्रिक्ट है, काफी क्वालिटी कॉन्शियस हैं, क्वालिटी को लेकर के काफी मोहतात रहते हैं। तो उन्होंने उस पर कुछ निगेटिव जो है वो रिमार्क दिए और जिसके नतीजे में कि वो साहब जो है वो रीडर से प्रोफेसर नहीं बन पाए। लेकिन वो जो 2 बाकी लोग थे जो इनसे इन्फीरियर थे, उन लोगों का काम इवेल्युएट होने के लिए ऐसे लोगों के पास गया जो शायद इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे या इतने क्वालिटी कॉन्शियस नहीं थे, तो उन्होंने उनको अच्छे रिमार्क्स दिए और उसकी बुनियाद पर वो दोनों लोग प्रोफेसर हुए। ना कि सिर्फ प्रोफेसर हुए बल्कि डीन भी हुए, हेड भी हुए। और ये इंसान जो उन दोनों से बेहतर था वो इनफैक्ट इतना हर्ट हुआ कि फिर उसके बाद से उसने जो है मेरे प्रमोशन स्कीम में फिर कभी अप्लाई नहीं किया, कैडर पोस्ट एडवर्टाइज हुई उसमें भी अप्लाई नहीं किया और फिर एज ए रीडर ही रिटायर हो गया। तो काफी दिनों के बाद मेरे उस्ताद से कहीं पर मुलाकात हुई तो उस शख्स ने उनका पैर छुआ और कहा कि गुरुजी आप ही के पास मेरा गया था और आज जो है जो मेरी जो प्लाइट है, मेरी जो व्यथा है, मेरी जो तकलीफ है, उसके लिए कहीं ना कहीं से आप जिम्मेदार हैं। तो सर ने मुझसे कहा कि मुझे बहुत फील हुआ और मैंने अपने आप को एक क्रिमिनल फील किया कि मैंने वाकई मुझसे जो है बहुत बड़ी जो है वो गलती हुई। तो क्वालिटी जो है वो रिलेटिव है, क्वालिटी सब्जेक्टिव है। क्वालिटी कुछ ऐसी क्वांटिटी नहीं है कि हम कहते हैं कि 80 तक पहुंच गए तो क्वालिटी है, 70 तक पहुंच गए तो क्वालिटी है, 90 तक पहुंच गए तो क्वालिटी। क्वालिटी बेसिकली क्वांटिफिएबल नहीं है। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द क्वालिटी। तो अब अगर हम बात करें सोशल साइंस, बेसिकली जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो लोग काफी इस पर रिसर्च करते हैं, काफी सारे पैरामीटर्स वो डेवलप करते हैं और जाहिर सी बात है कि वो उनका एरिया उस पर काम करते हैं। अगर हम सोशल साइंस रिसर्चेस की बात करें तो इनफैक्ट मेरी समझ से जो है क्वालिटी के 2 एस्पेक्ट है। एक, जैसा कि अभी डॉक्टर नौशाद साहब जब अपने इनॉग्रल खुतबे में कहे कि हम साइंटिफिक बेसिस पर जो है वो रिसर्च करें, और दूसरी बात ये कि सोसाइटल इम्प्लीकेशंस क्या है उसके ये बताएं। इसी बात को थोड़ी सी वजाहत के साथ मैं कहता हूं, बिल्कुल नौशाद साहब सही बात कहे, मैं थोड़ी सी वजाहत के साथ इसको इस तरीके से कहता हूं कि मेरी समझ से क्वालिटी के 2 पैमाने हैं। एक पैमाना यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से है जो उसको यूज करेगा, और दूसरा पैमाना प्रोड्यूसर की तरफ से है, यानी यू एज ए रिसर्चर। तो अब यूजर को क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए कि जो आप रिसर्च किए उस रिसर्च की जो फाइंडिंग्स हैं, उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं, वो कितना पब्लिक डिबेट क्रिएट कर रहे हैं, कितना बहस और मुबाहसे का माहौल बना रहे हैं, कितना उस पर लोग संजीदगी से सोच रहे हैं, या जो पॉलिसी बन रही है उन पॉलिसीज पर किस तरीके से जो है तनकीद हो रही है, या पॉलिसी को वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है। और दूसरा जो पहलू है वो ये कि ये रिसर्च आपकी वो बाकी लोगों को कैसे मोटिवेट कर पाती है फर्दर रिसर्च करने की उस एरिया में। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूं और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी मलेशिया में है, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर और एजुकेशन डिपार्टमेंट भी वहाँ पर है, काफ़ी अच्छी रिसर्चेस वहाँ पर लोग कराते हैं। मेरे पास एक PhD की थीसिस आई और काफ़ी अच्छी थीसिस थी, काफ़ी अच्छे से मैंने उसको पढ़ा। इनफैक्ट पूरी थीसिस जो थी वो सुलह हुदैबिया पर थी। सुलह हुदैबिया का आज के दौर में क्या रिलेवेंस है और खासतौर से इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है। तो रिसर्चर ने पूरे तमाम पहलुओं को, सुलह हुदैबिया जिसमें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में हुई थी 8 हिजरी में, जैसा कि आप हज़रात को मालूम होगा, तो किन हालात में हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, और जब ये सुलह हुई थी तो उस पर जो कंपेनियंस थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो सारे लोग भी, उसमें से बहुत सारे लोग इससे एग्री नहीं करते थे, लेकिन फाइनली जो है ये सुलह हुई।
लेकिन इस सुलह ने क्या इम्प्लीकेशन डाला कि 2 साल के बाद ही सिनेरियो कैसा बदला, मक्का फतेह हुआ, वो लोग जो बहुत दुश्मन थे इनफैक्ट उनके दिलों में नरमी पैदा हुई, इस्लाम के लिए रास्ते हमवार हुए, सो ऑन सो फोर्थ। तो इतने अच्छे तरीके से रिसर्चर ने एक एक बात, एक एक पैराग्राफ, यानी कोई भी लफ्ज उस थीसिस में फालतू नहीं था, कोई भी लाइन एक्स्ट्रा नहीं थी, तसलसल और रवानी ऐसी थी कि जब मैं पढ़ने बैठा तो मैं बाकी सारे कामों को तर्क कर दिया। मुझे लग रहा था कि मैं शायद 1 महीने में इसको आराम से पढ़ूंगा, लेकिन जब मैं पढ़ने बैठा तो मैंने 3 दिन में उसको पढ़ लिया, और जो तशनगी थी मेरे अंदर वो अभी भी बाकी रहेगी। तो मैंने 3 बार उस थीसिस को पढ़ा, इतनी अच्छी लगी मुझे थीसिस की। वाकई में इस थीसिस का आज के दौर में, आज के जो हालात हैं शायद ऐसे ही हालात उस वक्त थे, तो जो चीज उस दौर में रिलेवेंट थी वो आज के दौर में भी रिलेवेंट है, ऐसा रिसर्चर ने क्लेम किया। सिर्फ यहीं पर रिसर्चर ने इक्तफा नहीं किया, बल्कि दूसरी जो बात जो कही उसने बड़ी अच्छी कही कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के 2 एस्पेक्ट थे। एक वो एस्पेक्ट जब वो ऐसे लोगों के बीच में थे जो यानी उनके दुश्मन थे, उनको लाइक नहीं करते थे, एक हॉस्टाइल मेजॉरिटी के बीच में एज ए माइनॉरिटी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे मक्का में। मक्का की लाइफ जो थी उनकी, एक पहलू ये। दूसरी उनकी लाइफ का जो पहलू मदीना का, जाहिर सी बात है जहां पर वो एक रूलर थे, एक एडमिनिस्ट्रेटर थे, एक लीडर थे, एक कमांडर थे, और वहां पर जो है वो मेजॉरिटी में थे, लेकिन उन्होंने माइनॉरिटीज के साथ किस तरीके का सलूक किया। तो रिसर्चर ने ये कहा कि अब जरूरत इस बात की है कि आगे के जो लोग रिसर्च करें वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के इन दोनों पहलुओं को बारीकी से देखें, और फिर खासतौर से जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, तो उन लोगों के रहने के लिए, उन लोगों के लिए क्या रिलेवेंस होगा। इंडिया में हम माइनॉरिटीज में है तो हमारे लिए उसका क्या रिलेवेंस है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो लोग मेजॉरिटी में है उनके लिए इसका क्या रिलेवेंस है। तो इस पर शिद्दत से और जरूरत इस बात की है कि इस पर एक रिसर्च किया जाए। तो अपने आप में मुझे ये रिसर्च बहुत अच्छी लगी, मैंने बहुत अच्छे रिमार्क्स दिए, मैंने रिसर्चर को कांग्रेचुलेट किया, मैंने सुपरवाइजर को फोन करके मुबारकबाद दिया, वाकई में ये काम बहुत अच्छा था। तो जब आप क्वालिटी की बात करें पर्टिकुलरली सोशल साइंस रिसर्च में, तो मेरी समझ से 2 पहलुओं को ध्यान में रखें कि एक तो यूजर के लिए वो कितना अफादी है, और अफादियत के यही 2 पहलू हो गए कि डिबेट कितना क्रिएट करते हैं, पॉलिसीज को कितना इन्फ्लुएंस करते हैं, और फर्दर रिसर्च को कितना करते हैं। दूसरा जो पहलू है वो आपके लिए है एज ए प्रोड्यूसर, आपको क्या करना चाहिए, क्या करें एज ए प्रोड्यूसर कि आपकी उसमें क्वालिटी हो। जाहिर सी बात है कि पहले वाला जो एस्पेक्ट था वो भी आपको करना है, दूसरा वाला जो एस्पेक्ट है वो भी आपको करना है, लेकिन पहले वाले एस्पेक्ट की जो अफादियत थी वो यूजर के लिए थी, दूसरे वाले एस्पेक्ट की अफादियत जो है वो आपके लिए एज ए रिसर्चर है। जाहिर सी बात है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने रिसर्च पेपर्स को, अपने रिसर्च आर्टिकल्स को या रिसर्च की फाइंडिंग्स को हाई क्वालिटी के जो जर्नल्स हैं, हाई क्वालिटी के जो पब्लिकेशंस हैं उसमें भेजें, साइटेशन वगैरह जिसका हो, ऐसे जर्नल्स में भेजें जिसके रीडरशिप का दायरा जो है वसी हो, प्रेजेंस हो, गोया कि एकेडमिक वर्ल्ड में वो जानी जाती हो, बहुत सारे इदारों में, लाइब्रेरियों में आती हो, इम्पैक्ट फैक्टर उनका अच्छा हो। जिन जर्नल्स में हम भेजें वो पुराने हो, एज से मतलब जो है ये कि कम से कम 10-5 साल तो हो, क्योंकि जो भी जर्नल जितना सर्कुलेशन होता है इसका मतलब कि उस जर्नल में दम है, वाकई में वो चल रहा है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं, लोग उसको पढ़ रहे हैं। अगर 5 साल के बाद जर्नल बंद हो गया तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं से उसकी क्वालिटी जो है पुअर है। एक जर्नल ऐसा है जो 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से मुस्तकिल निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं से उसके अंदर क्वालिटी है। तो वो कितनी रेगुलरिटी से जर्नल निकलता है, क्या उसकी एज है, ये सारे फैक्टर्स देखें, क्योंकि एज ए प्रोड्यूसर इनफैक्ट यही सारी चीजें हैं जो आपको रिकॉग्निशन दिलाएंगी, यानी आपके काम लोगों तक पहुंचेंगे, लोग जानेंगे कि आप काम क्या कर रहे हैं। अगर इसी बात को मैं एक फिगर स्कीमेटिक तौर पर पेश करूं तो आप हजरात के सामने मुझे लग रहा है कि ये दिख रही होंगी। ये मैंने एक फ्लो चार्ट जैसा बनाने की कोशिश की है कि जैसा हमारे डीन साहब शुरू में ही कहे कि आप जो रिसर्च करो तो वो साइंटिफिक मेथड के हिसाब से करो, क्वालिटी कॉन्शियस होकर के। तो पहली बात तो यही बहुत अहम है कि हम कोई भी स्टेप छूटे ना। जो साइंटिफिक मेथड होते हैं उसके 5-6 स्टेप्स होते हैं कि आप प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम को क्लैरिफाई करते हैं, उसके बाद जो है रिव्यू करते हैं, आप जो ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करते हैं, हाइपोथेसिस फ्रेम करते हैं, डिलिमिटेशंस अपनी स्टडी के बताते हैं, मेथड पूरा बयान करते हैं, रिसर्च डिजाइन जो है उसमें बयान करते हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स कौन सी अप्लाई कर रहे हैं, टूल्स कौन से अप्लाई कर रहे हैं, ये करते हैं, एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करते हैं, और लास्ट में फिर जाकर के अपनी फाइंडिंग्स को कंक्लूजन और इम्प्लीकेशंस और सजेशन फॉर फर्दर रिसर्च करते हैं। तो ये जो मोटी मोटी बातें, इसमें कहीं पर किसी भी स्टेप पर कमी ना रह जाए, इस बात की आपको तवज्जो देने की जरूरत है अगर आप चाहते हैं कि जो है सोशल साइंस, आपकी जो रिसर्च है सोशल साइंस की, उसमें क्वालिटी हो।
तो फर्स्ट स्टेप इज कंडक्टिंग द क्वालिटी रिसर्च फॉलोइंग द साइंटिफिक मेथड। दूसरा जो है वो टाइम से थीसिस सबमिट हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट यहाँ पर एक और एग्जांपल जो मैं आपको देना चाहता हूँ कि एक पीएचडी की थीसिस मेरे पास आई जिसमें जो ये जो 2G नेटवर्क है उसके हवाले से कुछ काम किया गया था और खासतौर से एजुकेशनल इदारों को इससे क्या फायदा होगा इस पे काम किया गया था। तो जब मैं वाइवा लेने गया तो ये पिछले साल की बात है 2019 की, तो मैंने रिसर्चर से पूछा कि भाई अब तो लोग 5G की बात कर रहे हैं। तो इनफैक्ट क्या हुआ था कि उस रिसर्चर ने जो काम शुरू किया था वो 2010 में इनफैक्ट शुरू किया था। अब कुछ ऐसे फैक्टर हुए कि सुपरवाइजर के साथ कुछ प्रॉब्लम आई, कुछ मसला पेश आया, तो सुपरवाइजर चेंज हुआ, फिर उसके बाद उनकी रिसर्चर साहब की जो तबीयत खराब हो गई, कुछ और हो गया तो कुछ और हो गया, फिर कुछ और हो गया। तो नतीजा ये कि जो 2010 में जो स्टडी शुरू किया था उन्होंने, वो 2019 में कंप्लीट हुई, 9 साल लग गए। और इन 9 सालों में हम 2G नेटवर्क से बढ़ करके 3G पे पहुंचे, 3G से पहुंच करके 4G पे पहुंचे और अब हम 5G की बात कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टाइम फैक्टर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप कोई भी रिसर्च किसी ऑब्जेक्टिव के साथ शुरू करते हो तो वो टाइम बाउंड होता है, उसका रिलेवेंस जो होता है एक पर्टिकुलर पीरियड तक होता है। ये बात हर दौर में सही थी और आज के दौर में जब इल्म का इंफजार है, जब नॉलेज एक्सप्लोजन है, जब 2.5-3 साल में इल्म पुराना हो जा रहा है और पुराने इल्म की जगह पर नया इल्म आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ऐसे में टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। Somehow the research guides, the supervisor as well as the researchers, research scholars themselves should focus on this कि टाइम से टाइमली जो है कंप्लीशन रिसर्च का हो। और उसमें जब आप इम्प्लीकेशन बयान करें तो आप इम्प्लीकेशन कुछ लोग मैंने देखा कि थीसिस में 2 पेज में 3 पेज में यूं ही ऐसे ही ऊट पटांग कुछ लिख दिया। इम्प्लीकेशंस को बहुत क्लैरिटी के साथ रखिए और बेहतर ये होगा कि आप पॉइंट वाइज उसको लिखिए। इम्प्लीकेशंस फॉर द सोसाइटी, implications for the policy makers, implications for the administrators, implications for the teachers, implications for the parents, implications for the researchers, तो ऐसा। तो ये बहुत क्लैरिटी के साथ है जो है आप implications, क्योंकि आपकी जो रिसर्च का जो मग्ज है, जो निचोड़ है इनफैक्ट, वो यही आपके implications हैं। तो इसमें आपको बहुत मुहतात होना चाहिए और खास तौर से ये जो आप अपना सरमाया जो खर्च किए, जो टाइम खर्च किए, जो मेहनत किए 3 साल 4 साल 5 साल की, तो अगर वो सोसाइटी के लिए करामत नहीं है तो फिर क्यों किए? तो मुझे लगता है कि सोसाइटल एस्पेक्ट के लिए क्या इम्प्लीकेशन है इसको जो है वजाहत करने की बहुत जरूरत है। तीसरा जो एस्पेक्ट मेरी समझ से जो क्वालिटी का है, वो जैसा कि मैंने अभी बात कही कि आप हाई क्वालिटी का पब्लिकेशन कोशिश करें। अगर हाई क्वालिटी का पब्लिकेशन मुमकिन नहीं है तो कम से कम औसत वाले पब्लिकेशन ही सही। तो कोशिश ये करें कि अपने काम को फ्लोट करें। आजकल तो काफी अच्छा है कि शोध गंगा पर चीजें आ जाती हैं और बहुत सारे ऐसे ई जर्नल्स हैं। यानी आज के दौर में अगर आप कुछ भी अच्छा काम करेंगे तो अगर उसमें उसका वर्थ है, उसकी वैल्यू है, उसकी क्वालिटी है, तो यकीनी तौर पर आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। तो आपको एक्टिवली जो है अपने काम को फ्लोट करने की जरूरत है। आपको अपने काम को जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है वो पहुंचाने की जरूरत है। मेरी समझ में ये एक फ्लो चार्ट है, ये एक इसमें स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि आप कैसे जो है क्वालिटी सोशल साइंस जो है रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद ये फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं पुअर क्वालिटी की रिसर्च के लिए। इनफैक्ट 2 साल पहले मैंने मेरी स्टूडेंट नासरीन सुरैया, मैं और मेरी स्टूडेंट नासरीन सुरैया, मेरे स्कॉलर, हम दोनों लोगों ने एक काम किया था। उन्वान यही था कि सोशल साइंस रिसर्च की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव किया जाए, या क्या मसाइल हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो सोशल साइंस रिसर्चेस की क्वालिटी को जो है वो पुअर करते हैं। तो इस ताल्लुक से हम लोगों ने 100 जो सीनियर लोग हैं जिन्होंने 4, 5, 10 कम से कम रिसर्च जो है वो गाइड किया है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, 100 लोगों का इंतखाब किया और एक क्वेश्चनेयर उनके पास भेजा कि आप हजरात जो है ये इसमें कई सारी बातें उनसे पूछी गई थी, जिसमें से 2 बातें खास तौर से पूछी गई थी कि वो फैक्टर्स, आप उन फैक्टर्स की निशानदेही कीजिए, शनाख्त कीजिए जो पुअर क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है और आपकी समझ से इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो अब सारे लोगों ने तो रिस्पॉन्ड नहीं किया, बहुत कम लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। फिर उसको हम लोगों ने एनालाइज किया और एनालिसिस के बाद से बहुत सारे फैक्टर्स आए जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं पुअर क्वालिटी के लिए। उनमें से जो 10 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिस पर सबसे ज्यादा जो है वो टीचर्स की इत्तफाक़ राय थी, उनको मैंने ये स्लाइड में आपके सामने 1 by 1 रखा है। मैं पहले इन पर रोशनी डालता हूं क्योंकि जाहिर सी बात है कि सॉल्यूशन वहीं से निकलता है जब हम प्रॉब्लम को समझे। तो हम पहले इन फैक्टर्स को समझते हैं कि ये कैसे क्वालिटी को लोअर करते हैं, तब फिर उसके बाद हम इस बात पर बात करेंगे कि कैसे हम जो है वो अपनी सोशल साइंस रिसर्च की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं।
सबसे जो पहला इशू है मेरा ख्याल है कि 95% जो टीचर्स थे वो इस बात पर इत्तेफाक रखे कि सबसे सीरियस और सबसे जो गंभीर इशू है वो है प्लेगरिज्म का, गोया कि चोरी का, एकेडमिक डिसऑनेस्टी का और इस तरह के जो एथिकल इश्यूज हैं। तो अब प्लेगरिज्म इनफैक्ट आज की कोई नई चीज नहीं है, जमाने से चोरियां होती रही हैं और जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हमारे टाइम में भी चोरियां होती थी, लेकिन हमारे टाइम में जो चोरियां होती थी तो वो मैकेनिकल चोरी होती थी। लोग एक किताब का जिराक्स करते थे, पहले जिराक्स करने के बाद उसको कैंची से काटते थे, कैंची से काटने के बाद तब गम से चिपकाते थे, यानी बड़ी मेहनत करते थे बेचारे जो है वो चोरी करने में, कट और पेस्ट करने में। लेकिन आज के दौर में इलेक्ट्रॉनिक कट और पेस्ट है, मेरा ख्याल है कि मुश्किल से सेकंड या सेकंड का फ्रैक्शन लगता है चीजों को कहीं से कहीं लेने में। तो किसी ने कोई काम किया है हवाले के तौर पर, उसको लेना मुझे लगता है कि कहीं से कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल करना चाहिए, हम सब करते हैं, हम सबको करना भी चाहिए। लेकिन यूं ही ले लेना और उसको कोट ना करना, उसको एक्नॉलेज ना करना, तो मुझे लगता है कि एक जुर्म है और इससे हमें अपनी कोशिश जो है करनी चाहिए। मसला जो आता है कि हम प्लेगरिज्म क्यों करते हैं, मेरी जो समझ है वो ये कि जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं बेसिकली वो अच्छा भला अपना वक्त बर्बाद करते हैं। पहले साल तो कुछ करते ही नहीं, गोया कि उनको रिसर्च में एडमिशन मिल गया तो गोया कि कितना बड़ा तोप मार लिया उन्होंने, कितनी बड़ी तीर मार लिया कि अब साल भर कुछ नहीं करते हैं, स्कॉलरशिप मजे से एंजॉय कर रहे हैं और दूसरी जो उनकी मसरूफियात हैं वो चल रही हैं। काफी मेहनत मशक्कत के बाद सुपरवाइजर ने खुजवाया तो अच्छा ठीक है, तो औने पौने मन से, आधे अधूरे मन से कुछ किए। अब 3 साल का जब वक्त निकल गया, अब किसी साथी ने सबमिट कर दिया, सुपरवाइजर ने प्रेशर बनाया, अब जाहिर सी बात है कि टाइम बहुत कम है, तो यू हैव नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू प्लेगराइज। जब आपके पास वक्त कम होगा, लिखना ज्यादा होगा, टाइम का प्रेशर होगा, तो डेफिनेटली सबसे आसान बात जो आपके जहन में समझ में आती है वो प्लेगराइज की है। व्हाट आई सजेस्ट इन फैक्ट कि अगर हम पहले दिन से मोमेंटम बनाए रखें तो शायद इसकी नौबत ना आए। जाहिर सी बात है कि आपकी जो पीएचडी की थीसिस है उसमें मैक्सिमम आप 300 पेजेस रखते हो या मान लो 400 पेजेस रखते हो, अगर आप 1 पेज एवरी डे लिखो तो बहुत सफिशियंट है, 3 साल में पूरा काम बहुत अच्छे से, बहुत हुस्न खूबी निपट जाएगा। अगर 1 पेज नहीं लिख सकते, अगर 2 पैराग्राफ लिखो या आधा पेज का टारगेट रखो, तो मुझे लगता है कि जब भी बहुत आसानी से जो है काम हो सकता है। लेकिन हम एज ए सुपरवाइजर कहीं ना कहीं से हम इतनी संजीदगी जो है नहीं दिखा पाते हैं या इतना सख्त रवैया नहीं अख्तियार कर पाते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ कमी जो है वो स्कॉलर्स में रह जाती है। नतीजा ये कि एक बहुत गंभीर इशू जो है। दूसरी बात जो मेरी समझ में आती है वो ये कि अपने टाइम में क्या होता था कि जब हम कोई आर्टिकल लिखते थे या हम कुछ भी कोई एकेडमिक काम करते थे तो पहले हम उसके जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर गौर करते थे, सोचते थे, फिर उसके बाद कागज पर हम एक पॉइंट्स बनाते थे, पॉइंट्स के बाद फिर हम थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करते थे। कहीं पर दिक्कत होती थी तो जाहिर सी बात है कि हम अपने टीचर से डिस्कस करते थे, अपने साथियों से डिस्कस करते थे, समटाइम्स जो लाइब्रेरी जाते थे, लाइब्रेरी में किताबें भी देखते थे, तो उसमें कट और पेस्ट का चांस कम होता था, ओरिजिनलिटी ज्यादा रहती थी, कट और पेस्ट कम रहता था। अब क्या होता है कि रिसर्चर को कुछ भी लिखना होता है, कुछ भी काम करना होता है तो सीधे वो गूगल पे जाता है और उसके बाद जो है वो डाउनलोड करता है, और डाउनलोड के बाद जो सबसे पहली चीज जो रिसर्चर सीखता है वो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। तो जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं से जो है वो प्लेगरिज्म हम करते हैं, ये एक बहुत गंभीर मसला है। दूसरा मसला जो सुपरवाइजर्स ने, जो सीनियर टीचर्स ने बताया कि सोशल साइंस की रिसर्चेस में रिपीटिशन बहुत ज्यादा होता है, वही इंटेलिजेंस, वही क्रिएटिविटी, वही अचीवमेंट, वही अंडर अचीवमेंट और ओवर अचीवमेंट, वही एकेडमिक एंजाइटी, वही एकेडमिक डिसऑनेस्टी, वही यानी ये स्टडी हैबिट, मानू में भी स्टडी हो रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी स्टडी हो रहा है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी स्टडी हो रहा है, दूसरी यूनिवर्सिटीज में हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि ये रिपीटिशन बहुत ज्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं से एक मुझे लगता है कि एक ऐसी मैकेनिज्म जो है अडॉप्ट किए जाने की जरूरत है कि रिपीटेशन ना हो। कहीं पर रिपीटेशन होना इंपॉर्टेंट भी है कि कोई स्टडी अगर 20 साल पहले हुई है तो जाहिर सी बात है कि अब 20 साल में उसका रिलेवेंस बदल गया, लेकिन बेजा रिपीटेशन जो है वो एक कहीं ना कहीं से क्वालिटी को पुअर करते हैं। उसके बाद ये 2 पॉइंट्स जो हैं वो बड़े कंट्रोवर्शियल हैं, मैं बड़े माजरत के साथ अपने साथियों से और स्कॉलर्स दोनों से कहता हूँ कि कुछ हमारे जो साथी लोग हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं, वो तो वाकई में बड़े मसरूफ रहते हैं बेचारे, और कुछ सुपरवाइजर्स ऐसे हैं जो बिजी फॉर नथिंग है, उनको कोई काम ही नहीं है, खाली पीली की जो है मसरूफियत शो करते हैं। तो दे आर नॉट सीरियस फॉर द रिसर्च, यू नो, दे आर एंगेज समवेयर एल्स, कुछ तो रिसर्च उनकी जो है वो प्रायोरिटी में नहीं है। तो अब रिसर्च स्कॉलर अगर अपना काम ले जा करके और खड़ा हो जाए सर पे
और बार बार सर को अपना चेहरा दिखाते रहे, तो जाहिर सी बात है कि 12, 13, 15 बार गया तो कभी ना कभी सर की दरियाए रहमत जरूर जोश में आएगी और जरूर यकीनन जो है वो उस काम को देखेंगे या उस पर तरस खाएंगे। लेकिन रिसर्च स्कॉलर्स भी स्लैकनेस दिखाते हैं और जाहिर सी बात है कि टीचर्स भी स्लैकनेस दिखाते हैं, और कुछ जो हमारे साथी वो वाकई में बड़े मसरूफ रहते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। जाहिर सी बात है कि जो इंटरनल जो वो एक क्वालिटी जो IQAC का है, कुछ लोग वो काम देखते हैं, कुछ लोग वार्डन हैं, कुछ लोग प्रॉक्टर हैं, कुछ लोग एडमिशन कमेटी के मेंबर हैं, कुछ लोग किसी और कमेटी के मेंबर है, तो उनकी अपनी मसरूफियात है, जाहिर सी बात है। तो इसमें मुझे लगता है कि रिसर्च स्कॉलर ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि उसको जाना चाहिए टीचर के पास, उसको जो है वो रिक्वेस्ट करके और किसी तरीके से जो है वक्त निकालना चाहिए, क्योंकि वो कीमती वक्त जो है जो जाया होता है, तो उसमें जो लूजर होता है अल्टीमेटली जो है वो रिसर्च स्कॉलर होता है। तो ये दो पहलू हैं, नॉन सीरियसनेस ऑन द पार्ट ऑफ द रिसर्च स्कॉलर्स, नॉन सीरियसनेस ऑन द पार्ट ऑफ द सुपरवाइजर्स। और एक और जो मसला जो बयान किया जो हमारे सीनियर साथियों ने उस क्वेश्चनएयर में, जो क्वेश्चनएयर हम उनको भेजे थे कि सोशल साइंसेज में अच्छे रिसर्चर्स नहीं आते हैं। हालांकि मैं बहुत ज्यादा इत्तेफाक उनसे नहीं रखता हूँ, लेकिन बहरहाल उनके अपने तजुर्बात हैं और जाहिर सी बात है कि मैं उनको रॉन्ग नहीं कह सकता। उन्होंने ये कहा कि जितने सीरियस रिसर्चर्स, जितने अच्छे एकेडमिकली साउंड रिसर्चर्स जो है वो साइंस में आते हैं, उतने सोशल साइंस में नहीं आते हैं। और साइंस में जो रिसर्चर्स आते हैं उनको ट्रेन करना, उनको सिखाना निस्बतन आसान होता है, थोड़ा सा सिखा देते हैं तो वो सीख जाते हैं। सोशल साइंस में वो मोमेंटम जो है नहीं पकड़ पाते हैं। तो ये एक पहलू है कि अच्छे रिसर्चर जो सोशल साइंस की में नहीं आते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। एक और बात जो उन्होंने कही कि जो रिसर्चर्स हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं API के लिए, और वो ऐसे भी कोई सा भी जो है वो जर्नल हो, कुछ भी हो, कहीं भी भेज देते हैं, बिकॉज मेन फोकस इज ऑन API। तो मोटी मोटी बात है, अगर इंटरनेशनल जर्नल है तो 10 पॉइंट मिलेगा, नेशनल जर्नल है तो 7.5 मिलेगा, लोकल कोई जर्नल है तो 2.5 मिलेगा, लाइक दैट। तो अब वो उसके लिए बहुत ज्यादा कोशां रहते हैं और API ही सब कुछ है, क्योंकि वो साफ तौर पर कहते हैं कि हमारे जो कुछ मिलना है वो जाहिर सी बात है API से मिलना है, क्वालिटी हम क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं से जो है अल्टीमेटली वो क्वालिटी के लिए इतना संजीदा नहीं होते हैं जितना कि पब्लिकेशन के लिए होते हैं। इनफैक्ट दे आर मोर इंटरेस्टेड इन क्वांटिटी इन कंपैरिजन टू क्वालिटी, ये एक फैक्टर है। उसके बाद वो उन असातिज़ा ने जिनसे मेरी बात हुई, जिन्होंने मेरे क्वेश्चनएयर को फिलअप किया, उन्होंने कहा कि जो सोशल साइंसेस के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो इनफैक्ट रिसोर्सेज नहीं हैं वहाँ पर। गोया कि यानी जिस तरह से साइंस के इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने वहाँ पर जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट जो है लेबोरेटरी है और जो दूसरे जो वसाइल हैं, इतने वसाइल हमारे पास नहीं है। तो रिसर्च के लिए तो जाहिर सी बात है कि वसाइल चाहिए और कहीं ना कहीं से क्वालिटी लोअर करता है। उसके बाद एक और जो पहलू उन्होंने बयान किया कि कोई स्केल बनाया, कोई क्वेश्चनएयर बनाया, कुछ किया, उसको किसी एक्सपर्ट के पास भेजा, रिव्यू के लिए भेजा, दूसरे जो स्कॉलर्स हैं उनके पास भेजा, तो अब वो बड़ा पुअर रिस्पॉन्स देते हैं, वो बात नहीं करते हैं, ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। कई बार उनको रिमाइंडर दो तो कहीं करते हैं, किए भी तो ऐसे याद अधूरे मन से कर देते हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि ये जो स्कॉलर्स हैं, ये जो एक्सपर्ट्स हैं, जाहिर सी बात है कि बिना इनकी मदद के, बिना इनके ताउन के हम क्वालिटी नहीं इंश्योर कर सकते। क्वालिटी इंश्योर करना सिर्फ रिसर्चर का या रिसर्च स्कॉलर के गाइड का काम नहीं है, जाहिर सी बात है बहुत सारे फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व है। तो चूंकि एक्सपर्ट्स का, रिव्यूअर्स का और स्कॉलर्स का ताउन सोशल साइंस के फील्ड में ऐसा नहीं मिल पाता जैसे बाकी फील्ड्स में मिलता है, तो इस वजह से ये जो है क्वालिटी लोअर होती है। और लास्ट जो बात, 10वां जो फैक्टर उन्होंने बताया कि हमारे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनके अंदर और हमारे अंदर भी, गोया कि रिसर्च गाइड्स के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी नहीं है। पर्टिकुलरली रिसर्च डिज़ाइन है, रिसर्च मेथोडोलॉजी है, डेटा एनालिसिस के जो मॉडर्न तरीके हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, SPSS है, तो हम इसका बेहतर इस्तेमाल कैसे करें, हम लोग भी बहुत कंफर्टेबल नहीं है इसमें। और जाहिर सी बात है कि हमारे जो है वो रिसर्च स्कॉलर्स भी इसमें कंफर्टेबल नहीं है। बहुत सारी यहाँ पर जो बातें कही गई हैं, एज सच मैं एग्री उनसे नहीं करता हूँ, लेकिन बहरहाल उनके ओपिनियन की मैं कदर करता हूँ। ये जो बात कही गई कि अच्छे रिसर्चर नहीं सोशल साइंस में आते हैं, तो बिल्कुल मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में मुझे बुलाया गया था एक बार प्रोग्राम में। तो आप मेरी बात का यकीन करिए कि वहाँ जो MA के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके काम का जो मेयार मैंने देखा, उनके आर्टिकल्स का जो मेयार देखा, उनके बात करने का, उनके डिलीवरी करने का जो अंदाज देखा, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग मैंने देखी, उनका जो मास्टरी और द कंटेंट देखा,
तो मतलब कहीं से वो इंफीरियर नहीं, बहुत अच्छे बच्चे, बल्कि वो एमए के स्टूडेंट्स तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के इवन पीएचडी के स्टूडेंट्स से अच्छे हैं। तो अच्छे रिसर्चर्स नहीं आते हैं सोशल साइंसेज में, मैं बहुत इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। बस आते हैं, लोगों के अंदर टैलेंट है, सलाहियत है, जरूरत इस बात की है कि हम उनकी सलाहियत का इस्तेमाल करें। एक और दो बातें जो है जो एपीआई के हवाले से हुई, मुझे ऐसा लगता है कि एपीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले तो इसी की बुनियाद पर आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के बाद आपका जो भी प्रमोशन होगा, जाहिर सी बात है उसमें एपीआई चाहिए होगी। तो आप बहुत अच्छे टीचर हो या बहुत क्वालिटी की चीजें प्रोड्यूस करते हो और एपीआई नहीं है, तो कहीं ना कहीं से आप लूजर हो। तो दैट आई डू एग्री दैट एपीआई इज इंपॉर्टेंट, लेकिन एपीआई सब कुछ नहीं है। इनफैक्ट कहीं ना कहीं से क्वालिटी के लिए हमें कॉन्शियस होना चाहिए। तो क्यों ना हम एक मियाना रवि अख्तियार कर लें, हम ऐसा करें कि हम ये टारगेट कर लें कि हम 2 पेपर अपने एपीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से भेजेंगे और एक पेपर हम जो है अपना क्वालिटी का करेंगे। अब क्वालिटी का जो पेपर था उसको लिखने में भी टाइम लगेगा, भेजने में भी टाइम लगेगा, जिस जगह पर आप भेजेंगे वहां पर टाइम लगेगा। एनसीईआरटी वगैरह के जर्नल्स होते हैं तो समटाइम्स वो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल लगा लेते हैं। कोई बात नहीं, आप एक अच्छा सलीके का आर्टिकल, सलीके का पेपर भेज दो अच्छी जगह पर और पेशेंस के साथ वेट करो और मीनवाइल क्वांटिटी बढ़ाते रहो ताकि आपका एपीआई जो है वो लॉस ना हो। तो मुझे लगता है कि एक मियाना रवि है और दोनों काम जो है वो इसमें हो सकते हैं। रिसोर्सेज के हवाले से भी मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा मसला है। आज के दौर में कनेक्टिविटी हर जगह है, इंटरनेट के वसाइल हर जगह हैं, वाईफाई हर जगह है, बहुत सारे एप्स इजीली और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, इवन बहुत सारे एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज के बहुत टॉप क्लास के वीडियोस अवेलेबल हैं जिनको अगर आप देखें तो आप अपने अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट जो है वो ला सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारे मसाइल जैसा कि बयान किए गए वो इतने बड़े नहीं है। अगर हम थोड़ी सी संजीदगी इसमें दिखाएं तो शायद जो वो मसाइल हल हो सकते हैं। एक और पहलू जो एक्सपर्ट्स के हवाले से कहा गया कि एक्सपर्ट्स, रिव्यूअर्स, स्कॉलर्स जो हैं वो टाइम नहीं देते हैं। मैं अपना एक एग्जांपल देता हूं और फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूं। जब मैं कंट्रोलर था मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में, जाहिर सी बात है कि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है और बहुत ही डिफिकल्ट काम है। एवरी टाइम जो है कुछ ना कुछ काम जो है रहता है। लेकिन इस बीच में मेरे पास जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स आए, मानू के आए या मानू से बाहर के आए, या मेरे अपने रिसर्च स्कॉलर्स भी कुछ पूछे या नेट के थ्रू कांटेक्ट किए, तो मैं कभी भी उनको नहीं टाला। मैं ऑलवेज जो है टाइम निकालता था उनके लिए और अगर कभी मसरूफियत रही तो माजरत किया, लेकिन फिर बाद में उनको कॉल करके बुलाया कि नहीं तुम आ जाओ, मैं तुम्हारा काम जो है। तो अगर हम एक्सपर्ट्स के पास रुजू करें और रिक्वेस्ट के साथ रुजू करें, हम उनके पास क्यों गए हैं, क्यों हम उनका ताउन चाहते हैं, अच्छे से बयान किया जाए, तो ऐसा नहीं है कि रिवर्स जो है वो नहीं करेंगे स्कॉलर्स ने। कि हाँ, उनकी मसरूफियत है, मैं इस बात को मानता हूँ और हमको उनकी मसरूफियत की कदर भी करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है कि हम उनसे जो है ताउन हासिल नहीं कर सकते। इन तमाम बातों की रोशनी में अब जो सवाल है वो ये कि हाउ टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। मैं घड़ी पर मुस्तकिल निगाह रखे हुए हूँ, अभी भी मेरे पास तकरीबन 12 से 13 मिनट का टाइम है। मुझे लगता है कि बहुत सफिशिएंट है। मैं एक पॉइंट पर, ये मेरा ख्याल है 10 पॉइंट हैं आपके सामने जो रखे गए हैं, इन पर बारी बारी से फोकस करता हूँ। कुछ बातें अभी पिछले स्लाइड में हुई जब मैंने प्रॉब्लम्स पढ़ी थी और प्रॉब्लम्स के साथ साथ कुछ सॉल्यूशंस जो मेरे समझ में मैंने आपके सामने पेश किया। इन एडिशन टू दैट ये 10 पॉइंट्स और हैं, मैं थोड़ा इन पर रोशनी डालता हूं और एग्जैक्ट मैं 11:45 पे अपनी बात को खत्म करके आपके हवाले जो है वो प्रोग्राम को करता हूं। आप फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चंस पूछना चाहें मुझसे वो पूछ सकते। जो बात कही गई कि क्वालिटी को कैसे इंश्योर करें, क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करें, क्वालिटी को कैसे इंक्रीज करें, तो रिपीटेशन होगा अगर मैं बात कहूँ कि साइंटिफिक मेथड पर रिसर्च करें, सोसाइटल रेलेवेंस का ख्याल रखें और इस बात की कोशिश करें कि डिमॉन्स्ट्रेबल जो है वो आउटपुट हो, डिमॉन्स्ट्रेबल यूटिलाइजेशन हो, डिमॉन्स्ट्रेबल रिकॉग्निशन हो। डिमॉन्स्ट्रेबल आउटपुट मतलब ये कि आपकी रिसर्च का वर्थ दिखे और डिमॉन्स्ट्रेबल यूटिलाइजेशन जो है वो जाहिर सी बात है कि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और डिमॉन्स्ट्रेबल रिकॉग्निशन गोया कि आपको जब आपने रिसर्च शुरू की थी तो उस वक्त आपका क्या रिकॉग्निशन था एकेडमिक वर्ल्ड में, और रिसर्च को करने के बाद अब आपका रिकॉग्निशन क्या है, तो इसको दिखना चाहिए, ये दिखे। तो मुझे लगता है कि इन 3 बुनियाद पर जो है वो आपको अपनी क्वालिटी जो है वो परखने की जरूरत है। अगर ये तीनों पॉइंट्स हैं तो डेफिनेटली आपके काम में जो है वो क्वालिटी है, और अगर आप क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं जाहिर सी बात है कि आप इन्हीं पैमानों पर देखें, या आप अगर अपनी क्वालिटी को चेक करना चाहते हैं तो जब भी आप इन 3 पैमानों पर चेक कर सकते हैं।
उसके बाद एक और जो सजेशन मुझे और लोगों ने दिया और एक दो यूनिवर्सिटी में देखा कि रिसर्च कोलोकियम होते हैं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में मैंने देखा, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में देखा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में देखा, कई सारे जगहों पर मैं गया और मुझे बहुत अच्छी लगती है ये बात कि वहां पर जो सीनियर प्रोफेसर्स वगैरह जो होते हैं या जो सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर्स होते हैं या इवन सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर्स जो होते हैं, तो उन पर मुश्तमिल एक कोलोकियम होता है, एक टीम होती है जिसमें एवरी वीक या फोर्टनाइटली या मंथली जो है जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं वो अपने काम को पेश करते हैं। फॉर एग्जांपल एक रिसर्च स्कॉलर है जो एक टूल कंस्ट्रक्ट कर रहा है, अब हो सकता है कि उसका सुपरवाइजर जो है वो स्टैटिस्टिक्स से बहुत कंफर्टेबल ना हो या एसपीएसएस पर बहुत मास्टरी ना हो, लेकिन कोलोकियम का कोई ना कोई मेंबर जरूर ऐसा होगा जो बहुत अच्छा जानता होगा। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, स्टैटिस्टिक्स पर उसका अबूर होगा, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में उसको फायदा मिल जाए कि यानी कोलोकियम। हेलो, हाँ जी सर, क्लियर है, नेटवर्क प्रॉब्लम थी शायद। क्लियर है, क्लियर, ओके ओके ओके। तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है कि जब रिसर्च स्कॉलर्स को ये एहसास होगा कि उनको कोलोकियम में अपना काम प्रेजेंट करना है, जहां पर मेरे सीनियर टीचर्स 7-8 हैं जो मेरे काम को देखेंगे, मेरे काम को रिव्यू करेंगे, मेरे सुपरवाइजर भी होंगे, अगर मैं अच्छा काम नहीं करूंगा तो मुझे ह्यूमिलिएशन होगा, तो शायद मुझे लगता है कि वो कॉन्शियस होगा और काम जो है करेगा। तो रिसर्च कोलोकियम का ये जो एक्सपीरियंस है ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसमें किसी बाहर के मेंबर को बुला ले तो बहुत अच्छी बात है, बाहर के मेंबर को नहीं बुला सकते हैं, टीएडीए के मसाइल आते हैं या जो इंतजामिया के लोग हैं वो इस पर तैयार नहीं होते, तो कोई बात नहीं, कम से कम यूनिवर्सिटी में ही किसी और डिपार्टमेंट से एजुकेशन में है तो इकोनॉमिक्स के किसी प्रोफेसर को बुला लिए, सोशियोलॉजी को बुला लिए, सोशियोलॉजी में किसी हिस्ट्री के प्रोफेसर को बुला लिए, तो अपना लोग जो है उसमें इनपुट देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं से क्वालिटी को जो है इम्प्रूव करता है। उसके बाद फ्रीक्वेंट जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की जरूरत है, फ्रीक्वेंट वर्कशॉप की जरूरत है, क्योंकि मुझे याद आता है कि जब मैंने अपनी पीएचडी सबमिट की थी 2005 में, तो उस टाइम जो है वो SPSS 6 वर्जन था और इस टाइम मुझे लगता है कि लेटेस्ट वर्जन जो है SPSS 20 है। यानी अब SPSS एक जो सॉफ्टवेयर है जो बहुत कारामत है, जो बहुत कीमती है, उसके इन 15 सालों में इतने वर्जन आ गए, तो गोया कि अब सारा सॉफ्टवेयर बहुत तेजी से बदल रहा है, सारा इल्म बहुत तेजी से बदल रहा है, सारे तरीके बहुत तेजी से बदल रहे हैं, तो फ्रीक्वेंट जो है वर्कशॉप करने की जरूरत है। आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि हम हर यूनिवर्सिटी में कोर्स वर्क तो ऑर्गेनाइज करते हैं, तो फिर इस वर्कशॉप की क्या जरूरत है? देखिए, कोर्स वर्क की अपनी कुछ लिमिटेशंस है। कोर्स वर्क इज जस्ट लाइक ए क्लास, जहां पर सब कुछ फॉर्मल होता है और सब कुछ तलबा को समझ में आए या सब कुछ टीचर्स डिलीवर कर पाए, ये जरूरी नहीं है। लेकिन वर्कशॉप जो होते हैं वो शॉर्ट टेन्योर के होते हैं, दूसरे लोग आते हैं, एक अलग माहौल में वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो उनका जो आउटपुट होता है वो समहाउ दैट इज मच मोर। तो मुझे लगता है कि फ्रीक्वेंटली जो है हम अपने रिसर्च स्कॉलर्स को ट्रेनिंग दे कि कैसे वो सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, और इसके लिए बेहतरीन तरीका जो है वो ये है कि हम जो है वो मुख्तलिफ यानी ये इनको वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज करें। और उसके बाद एक लाइल्मी जो है रिसर्च स्कॉलर्स में आमतौर पर पाई जाती है, बड़े कंफ्यूजन रहता है कि किन्हें कहाँ पर हम भेजें, स्कोपस जर्नल हैं तो स्कोपस जर्नल कौन से हैं, थॉमसन रूटर है तो उसमें कौन कौन से हैं, कौन से अच्छे जर्नल हैं, कौन से पुअर जर्नल हैं, कहाँ पर इजीली पब्लिश हो सकता है, कहाँ पर नहीं हो सकता है, कहाँ पर टाइम ज्यादा लगेगा। तो मुझे लगता है कि इस बात की जो है जानकारी फराहम की जानी चाहिए, और ऐसे में मुझे लगता है कि हम जो टीचर्स हैं ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको जो है वो बताएं। तो जब हम कोलोकियम ऑर्गेनाइज करें तो कोलोकियम में हम इस बात की भी जानकारी दें, तो मुझे लगता है कि ये चीजें जो है वो आसान हो जाएंगी। उसके बाद मुझे लगता है कि 2 महीने में 1 महीने में जरूर किसी एक्सपर्ट को इनवाइट करना चाहिए जो कि रिसर्च मेथड पर, रिसर्च डिजाइन पर, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पर या टूल कंस्ट्रक्शन पर फोकस करे, उस पर कुछ बोले, कुछ रोशनी डाले। हम अपने टीचर्स की बात सुनते हैं, हमारे सारे टीचर्स माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, बहुत काबिल हैं, बिल्कुल कहीं से उनकी जो है एक्सपर्टाइज पर कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जब हम दूसरे इदारों से दूसरे लोगों की बात सुनते हैं तो समटाइम्स वो ज्यादा अपील करती हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के एक्सपर्ट्स जो है इनवाइट करें। इसी ताल्लुक से ये जो आपकी जो लेक्चर सीरीज है हमारे टीम साहब ने शुरू की है, ये यकीनन एक काबिल सताइश जो है वो कदम है, और यकीनन इसके अच्छे असरात जो है अभी भी दिख रहे हैं और आगे भी दिखेंगे। तो इसी तरह की जरूरत है, और आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है तो अब तो शायद किसी को बाहर से बुलाने की भी जरूरत नहीं है, तो ऐसे ही ऑनलाइन ही कर लें। बहरहाल अगर महीने में 1 लेक्चर भी हम कर लेंगे तो एक नया जोश, एक नई तवानाई जो है वो रिसर्च स्कॉलर्स के अंदर आती है, और मुझे लगता है कि वो बहुत कुछ सीखते हैं और कहीं ना कहीं से ये सारी चीजें जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगी क्वालिटी के लिए।
उसके बाद के जो पॉइंट्स हैं कुछ और, जिसमें आता है कि अगर ऐसा मुमकिन हो सके तो हम दूसरे इदारों के रिसर्चर्स को जो है वो उनसे इंटरेक्शन जो है का मौका फराहम करें। मेरे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला से एक थीसिस आई थी जिसमें ग्रीन केमिस्ट्री पर बात की गई थी। बड़ी अच्छी थीसिस थी, बहुत अच्छा काम उसमें किया गया था कि गोया कि हम जो एडोलेसेंट स्टूडेंट्स हैं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं जमात के, इन बच्चों में ग्रीन कल्चर जो है वो कैसे डेवलप करें, क्या उसके लिए तरीके अख्तियार किए। तो रिसर्चर ने बाकायदा एक कोर्स तैयार किया, उस कोर्स को जाकर के उन बच्चों को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद उसने देखा कि उनके अंदर जो है इन्वायरमेंट के तई जो है बेदारी और बेहतर हुई है, और ग्रीन कल्चर, उनके ग्रीन कल्चर के तई जो संजीदगी है उनके अंदर जो है और बेहतर हुई है। और उसी यूनिवर्सिटी में एक और पीएचडी की थीसिस मेरे पास आई जिसमें ऑर्फन्स पे काम किया गया था, ऑर्फन स्टूडेंट्स पे। तो रिसर्चर ने एक वहां पर मॉडल तैयार किया था टीचिंग का, कि उसने जाकर के 20 लेक्चर्स जो है पहले उन ऑर्फन बच्चों को सेलेक्ट किया, 20 कंट्रोल ग्रुप में रखा, 20 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखा। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखा वहां पर जाकर के उसने 20 लेसन्स दिए, और 20 लेसन्स देने के बाद फिर उनका जो है वो एंजाइटी और स्ट्रेस मेजर किया। तो ये पाया कि जब हम ये लेसन इनको पढ़ाते हैं तो उनकी स्ट्रेस और एंजाइटी का जो लेवल था वो कम हुआ है। तो ये इस तरह के बड़े अच्छे काम हैं। जब ये सारे काम जो है हम लोगों का, दूसरे लोगों का देखते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, तो हमारे अंदर जोश पैदा होता है, हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इक्वली इंपॉर्टेंट है कि अगर हम ऐसा कोई फोरम प्रोवाइड कर सकें जहां पर इंटरेक्शन हो। अगर ऑफलाइन नहीं मुमकिन है तो ऑनलाइन ही सही, बहरहाल इस पर जो है तवज्जो देने की जरूरत है। यकीनन ये कहीं ना कहीं से जो है हमें ये अवेयरनेस फराहम करता है कि हम क्या कर रहे हैं और बाकी दूसरे लोग जो है वो क्या कर रहे हैं। उसके बाद जैसा कि अभी बात मैंने कही कि पहले दिन से मोमेंटम पकड़ने की जरूरत है, रिसर्च गाइड्स को भी संजीदगी दिखाने की जरूरत है और रिसर्चर्स को भी संजीदगी की जरूरत है। रिसर्चर्स और रिसर्च गाइड में मैं रिसर्च गाइड को ज्यादा जिम्मेदार यूं मानता हूं कि जाहिर सी बात है कि तलबा शायद अपने मुस्तकबिल को लेकर के उन चीज़ों को विजुलाइज नहीं कर सकते हैं जो हम एक पुख्ता और एक मुअम्मर इंसान के तौर पर जो है कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारी जिम्मेदारी है हम जो है उनको मोमेंटम पकड़ाएं पहले दिन से, और बिल्कुल जो है स्लैकनेस किसी भी सतह पर ना हो। अगर जो टाइम दिया गया उस टाइम से पहले कंप्लीट हो जाती है थीसिस तो अच्छी बात है, लेकिन डिले ना हो। और कट और पेस्ट से बियॉन्ड जो है जाने की जरूरत है, अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की जरूरत है। हमारे टाइम में ऐसा होता था कि जो लोग अंग्रेजी अच्छी नहीं जानते थे वो अपने आप को माजूर महसूस करते थे, लेकिन आज के दौर में तो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि किसी भी जबान को अंग्रेजी में आप आराम से कर सकते हैं। तो आज के दौर में जबान इंपॉर्टेंट नहीं है, आइडिया इंपॉर्टेंट है। आप आइडियाज अपने सोचो कि आपको क्या लिखना है, आपको क्या करना है। एक बार जब ये आपको बात समझ में आ जाएगी तो लैंग्वेज जो है वो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद जो रिसर्च एडवाइजरी कमेटी है सारे डिपार्टमेंट्स में होती है, तो रिसर्च एडवाइजरी कमेटी एक फॉर्मल मीटिंग के लिए की जाती है जिसमें थोड़ी देर के लिए लोग इकट्ठा होते हैं और जो है आते हैं और एक रस्मी जो है बात होती है और चीजें खत्म हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि उसको थोड़ा सा और एक्टिव करने की जरूरत है। यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो कि कोलोकियम भी हम क्यों करें और आरएसी क्यों करें। आरएसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि कंपलसरी है, जो हर डिपार्टमेंट में होती है, उसको होना चाहिए। कोलोकियम एक ऑप्शनल चीज है। कोलोकियम का मोस्ट ऑफ द टाइम जो फोकस होगा वो रिसर्च की क्वालिटी पर होगा। आरएसी में इतने जो है वो इनफॉर्मल तरीके से डिस्कशन नहीं हो पाएगा। तो आरएसी इज इंपॉर्टेंट, कोलोकियम इज आल्सो इंपॉर्टेंट, दोनों का पर्पज अलग अलग है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम आरएसी को और एक्टिव बनाएं। उसके बाद जो है इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी को इंश्योर करें। इंटरनल वैलिडिटी का जो ताल्लुक होता है वो रिसर्च के स्ट्रक्चर से ताल्लुक होता है, सैंपलिंग के तरीकों से ताल्लुक होता है, सैंपल सिलेक्टेड से ताल्लुक होता है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक से ताल्लुक होता है। अब आप जो है वो पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक जहां पर यूज करना था वहां पर नॉन पैरामेट्रिक कर लिए, जहां पर नॉन पैरामेट्रिक करना था वहां पर पैरामेट्रिक कर लिए। क्वेश्चनर ऐसा यूज किए जिसमें यस और नो टाइप के रिस्पॉन्स थे और उसको एनालाइज करने के लिए एनोवा लगा दिया, रिग्रेशन लगा दिया, यू आर कमिटिंग ए ब्लेंडर। तो ये सारी चीजें जो है आपकी इंटरनल वैलिडिटी को थ्रेट करती हैं, इंटरनल वैलिडिटी को नुकसान पहुंचाती है। तो इंटरनल वैलिडिटी का ताल्लुक आपके रिसर्च के स्ट्रक्चर से है, उसको बेहतर कीजिए। और एक्सटर्नल वैलिडिटी का जो ताल्लुक है वो सोसाइटल रेफरेंस से है, सोसाइटल रिलेवेंस से है, उसके इम्प्लीकेशन से है, उसकी अफादियत से है, उसको बेहतर करिए। जब आप इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी को इंश्योर करेंगे, जब आप समझ जाएंगे कि इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी के लिए थ्रेट कौन से हैं, तो यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं से आपकी क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव। और लास्ट जो पॉइंट है कि ये जो सीनियर टीचर्स हैं, सीनियर प्रोफेसर्स हैं, इनके पास एक बड़ा वसी जो है तजुर्बा है और मुझे लगता है कि इनको नजरअंदाज करके, इनको इग्नोर करके हम कभी भी क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। जो डिपार्टमेंट में प्रोफेसर्स होते हैं वो प्रोफेसर सिर्फ 1 या 2 पीरियड पढ़ाने के लिए नहीं होते हैं।
जाहिर सी बात है कि उनका आउटपुट जो होता है वो रिसर्च के लिए होता है, तो हमको उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, उनको खुद भी वालेहाना तौर पर आगे आने की जरूरत है। और हमें इंतजामिया की हैसियत से, डीन की हैसियत से, HOD की हैसियत से, या रिसर्च स्कॉलर की हैसियत से, या रिसर्च गाइड की हैसियत से उनके पास रुजू करना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहिए कि आप और अवेलेबल हों। और जाहिर सी बात है कि अगर वो अपने तजुर्बात की रोशनी में हमें कुछ सजेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं से जो है वो क्वालिटी हम इम्प्रूव करेंगे। ये सारे पॉइंट्स थे जो मैं आप हजरात के सामने जो है वो रखना चाहता था। वादे के मुताबिक 11:45 पे बिल्कुल ठीक मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। मैं माइक जो है आपके हवाले करता हूँ। अब आप हजरात जो सवाल पूछना चाहें, जो डिस्कशन करना चाहें, बिल्कुल मैं उसके लिए इजीली अवेलेबल हूँ। यहाँ पर ये बात वजाहत करने की जरूरी है कि अगर किसी साहब को सवाल पूछने में कोई दुश्वारी हो या शाई फील करें तो चैट बॉक्स में भेज सकते हैं, नहीं तो मुझे मेल कर दें, जो मेल इस पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, डेफिनेटली मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डीन साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे अच्छे लोगों के साथ मुझे इंटरेक्शन का मौका फराहम किए। मैं पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में देख रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे कलीग्स, बहुत सारे साथी लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मेरी बातों को सुन रहे हैं और बड़े सब्र और तहम्मुल से सुने, तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं आप हजरात के सवालों को सुनने के लिए बेताब हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद साहब। क्वेश्चन आंसर का सेशन है, एक एक करके हम सवालात लेते हैं और फिर जवाब आप देंगे। जरार और शम्स, हाँ, एक एक करके जो रिलेवेंट सवाल है उनको लो। सर पहला सवाल यूट्यूब से है, सिराजुद्दीन सैयद सिराजुद्दीन साहब का है। वो पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द मेन ई रिसोर्सेज टू इम्प्रूव द क्वालिटी इन सोशल साइंस रिसर्च। ओके देखो, देयर आर प्लेंटी ऑफ ई रिसोर्सेज। उसमें 2-3 जो रिसोर्सेज जो बहुत अच्छे हैं जो मैं बताता हूँ। एक साइट है सिंपली साइकोलॉजी करके, इसमें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जितने हैं उनको बड़ी क्लैरिटी और बड़ी वजाहत के साथ बयान किया था, बहुत सलीस, बहुत लूसिड लैंग्वेज। आप इसको देखो, अगर आपके रिसर्च का वेरिएबल कोई साइकोलॉजिकल है तो उसके लिए बहुत अच्छी है। एक तो ये काम करो। दूसरा एक LAERD स्टैटिस्टिक्स करके है, जिसमें स्टैटिस्टिक्स के टी टेस्ट है, एनोवा है, एनकोवा है, रिग्रेशन एनालिसिस है या काई स्क्वायर है, उसके एजम्पशंस क्या है, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, SPSS पे उसकी एंट्री कैसे करते हैं, इसके बहुत अच्छे वीडियोस हैं, रनिंग मैटर है, ये तुम देख लो। मुझे लगता है कि बहुत ही जो है वो अफादी होगा। इसके अलावा जर्नल्स के हवाले से ई जर्नल्स की एक बाकायदा लिस्ट जो है वो अवेलेबल है, आप उस पर देख लो। आप शोधगंगा भी कभी कभी जो है विजिट कर लिया करो, मतलब यानी अच्छा जो है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और या इस तरह की जो बाहर की जो यूनिवर्सिटीज हैं, सबके अपने रिसर्च के एक अलग जो है वो यानी उनके वेबसाइट पर एक रिसर्च का एक अलग जो है वो क्या कहते हैं, क्लिक करते हैं हम उस पर जो है जाकर के वो रिसर्चर्स कौन सी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो कारकर्दगी जो उनकी आती है। तो मुझे लगता है कि ये ई रिसोर्सेज तो बेशुमार है। आपको क्या चाहिए, मतलब यू नेम इट एंड दे हैव इट। तो आप एक क्लिक मारो, एवरीथिंग विल कम आउट। लेकिन इस यहाँ पर एहतियात जो बरतने की जरूरत है कि जो ई रिसोर्सेज हैं तो वो कितने मुस्तनद हैं, ये इस पर गारंटी के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। जिन वेबसाइट्स का और जिन रिसोर्सेज की मैंने बात की है, यकीनन ये बहुत मुस्तनद हैं, बहुत रिप्यूटेड हैं। बाकी भी बहुत सारे हैं, तो आप अगर आपको लगता है कि वो मुस्तनद है तो आप उनका इस्तेमाल। सर अगला सवाल है यूट्यूब से ही है, नजमा बेगम करके कोई है, वो पूछ रहे हैं कि हु इज मोर रिस्पांसिबल फॉर क्वालिटी एंड प्लेगरिज्म, रिसर्च स्कॉलर और सुपरवाइजर। अब असल में ओपिनियन इस पे डिफरेंट हो सकता है। कुछ लोग कहें कि रिसर्च स्कॉलर इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग कहें कि रिसर्चर इंपॉर्टेंट है। तो अब इस पे मैं जोक है वो मैं सुनाना चाहता हूँ कि किसी साहब की शादी हुई नई, तो खातून ने पूछा उनसे कि नई थी बेचारी, तो मतलब बड़े आदाब से पूछा कि नाश्ते में आप क्या लेते हैं? तो उसने कहा अंडा लेता हूँ। तो वो सुबह के टाइम नाश्ते में वो अंडा बॉयल करके ले आई, तो वो बहुत नाराज हुए, बोले तुम अजीब औरत हो, और मैं बॉयल्ड एग नहीं लेता हूँ, मैं फ्राइड एग लेता हूँ। तो बेचारी वो दूसरे दिन एग को फ्राई करके लाई, तो फिर बहुत नाराज हुए, कहे कि अरे तुम अजीब औरत हो, मैं फ्राइड एग मैं नहीं लेता हूँ, बॉयल्ड एग लेता हूँ।
तो अब तीसरे दिन बेचारी जो है उसने बहुत दिमाग लगा करके ऐसा किया कि 2 अंडे लाई, एक बॉयल करके लाई और एक फ्राई करके लाई। तो इस पे उन साहब ने कहा कि अरे तुम अजीब बेवकूफ औरत हो, जिसको फ्राई करना था उसको बॉयल कर दिया, जिसको बॉयल करना था उसको फ्राई कर दिया। तो अब असल में ये बहुत विवादित बात है कि हु इज मोर रिस्पॉन्सिबल। मेरी जो समझ वो ये कि जाहिर सी बात है गाइड इज मोर इम्पोर्टेंट। उसकी वजह ये है कि उसने दुनिया को ज्यादा देखा है, वो ज्यादा मुजर्रब है बच्चे के मुकाबले में, ज्यादा मैच्योर है। तो बच्चा अपने मुस्तकबिल को लेकर शायद उन बातों को विजुअलाइज नहीं कर सकता जितना कि गाइड करता है। तो मैं तो जब मेरे पास रिसर्च स्कॉलर्स आते हैं तो मैं बहुत क्लैरिटी के साथ कह देता हूं कि मेरे पास आने से पहले देख लो, बहुत मैं मेहनत करवाता हूं, मैं पहले दिन से मोमेंटम पकड़ाता हूं, और मैं तुम्हारा रिसर्च गाइड 24/7 हूं। तो तुम ये मत सोचो कि तुम मेरा कॉल रिसीव नहीं किए तो मैं तुमको छोड़ दूंगा, या तुम मेरे पास नहीं आए तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। मेरे जहन में जो बातें आती रहती है मैं तुमको बताता रहता हूँ, और मैं तुमको मोमेंटम पहले दिन से पकड़ाता हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक बार हम थोड़ा अपनी जिम्मेदारी ज्यादा शो करें तो बाय एंड लार्ज बहुत खराब रिसर्च स्कॉलर नहीं है, बहुत खराब बहुत कम होंगे, ज्यादातर औसत है या औसत से ऊपर हैं। तो एक बार हम अपनी संजीदगी शो करें तो डेफिनेटली वो काम करेंगे। अगर हम काम करवाना चाहें तो डेफिनेटली वो काम करेंगे। तो जो नजमा का सवाल था, तो इस ताल्लुक से जो मैं कंक्लूड करना चाहता हूं कि डेफिनेटली मी एज ए रिसर्च गाइड इज मोर रिस्पॉन्सिबल इन कंपैरिजन टू माय रिसर्च स्कॉलर सो फार एज क्वालिटी ऑफ सोशल साइंस रिसर्च इज कंसर्न्ड। सर यूट्यूब का एक आखिरी सवाल है, रफीद अली करके हैं कि कैन वी से द टर्म फिलोसॉफिकल रिसर्च इज एन ऑथेंटिक क्लासिफिकेशन अमंग टाइप्स ऑफ रिसर्च? Philosophical research, in fact, as such, I think there is no issue. बहुत सारे हम रिसर्चर्स को क्लासिफाई करते हैं, जैसे सोशियोलॉजिकल रिसर्च है, साइकोलॉजिकल रिसर्च है, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च है, एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं फिलोसॉफिकल रिसर्च, देयर इज नो सच इशू। और फिलॉसफी हर दौर में रिलेवेंट रही है। बीच में एक वक्त ऐसा आया था जब ऐसा लग रहा था कि फिलॉसफी का रिलेवेंस जो है शायद कम हुआ, लेकिन अब आज के दौर में जब ये ग्लोबलाइजेशन का और जो टेक्नोलॉजी का और इस सब का जब इस्तेमाल हो रहा है, तो अब मैं देख रहा हूँ कि फिलॉसफी का रिलेवेंस और बढ़ रहा है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अब लोग जो है वो फिलॉसफी पर काम कर रहे हैं, लोग वेदांता पर काम कर रहे हैं, लोग भगवत गीता पर काम कर रहे हैं, लोग कुरान की इम्प्लीकेशंस पर काम कर रहे हैं। तो फिलॉसफी का रिलेवेंस है, एंड डेफिनेटली यू कैन से यस फिलॉसफिकल रिसर्च आर ए काइंड ऑफ रिसर्च, डेफिनेटली। सर इजाजत हो तो मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा सर कि थीसिस जो इवैल्यूएशन में टाइम लगता है सर, 2-2 साल वाइवा होने में लग जाते हैं, तो आगे वही रिसर्च स्कॉलर पीडीएफ भी करते हैं या और कोई रिसर्च करते हैं, प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, तो क्या इससे क्वालिटी ऑफ रिसर्च में कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, कोई मैटर नहीं? बहुत अच्छा सवाल किए जरा। देखो, रिसर्च की डिग्री जो होती है, मैं बार बार अपने रिसर्च स्कॉलर से भी कहता हूं और बाकी लोगों से भी कहता हूं कि इसमें इतने एक्सट्रेनियस वेरिएबल हैं कि तुम्हारे कंट्रोल में बहुत कम चीजें हैं। यानी तुम्हारे कंट्रोल में सिर्फ ये है कि तुम टाइम से पीएचडी को सबमिट करो विथ ड्यू गाइडेंस, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, विथ ड्यू रिवरेंस, विथ ड्यू सुपरवाइजन ऑफ योर सुपरवाइजर। तुम्हारा काम खत्म है यहाँ पर। अब वो कितने दिन तक यूनिवर्सिटी में पड़ी रहती है, किसके पास इवेल्युएट होने के लिए जाती है, उसने कंसेंट दिया कि नहीं दिया, कंसेंट देने में कितना टाइम लगाया, फिर यहाँ से थीसिस जाने में कितना टाइम लगा, थीसिस को उसको पढ़ने में कितना टाइम लगा, थीसिस फिर वापस आई तो कितना टाइम लगा, दूसरे सुपरवाइजर ने एग्जामिनर ने भेजा कि नहीं भेजा, कहीं पर 3 एग्जामिनर्स होते हैं, उसने भेजा कि नहीं भेजा। इतने सारे फैक्टर्स हैं कि तुम्हारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं। तुम्हारे कंट्रोल में सिर्फ ये है कि तुम टाइम से थीसिस को सबमिट करो बाय टेकिंग द प्रॉपर गाइडेंस ऑफ योर सुपरवाइजर। अब दूसरा जो पहलू है जिसमें हमारा रोल अहम होता है, जब मैं कंट्रोलर था इनफैक्ट, तो मैंने ये इंश्योर किया, बहुत सारे काम किए, और यहाँ पर बिल्कुल मेरी मंशा जो है खुद सताइश की नहीं है, मैं अपनी तारीफ बयान बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। मैंने जो काम किया है वो जाहिर सी बात है कि मेरे तलबा और मेरे साथी लोग जानते हैं सर, लेकिन बहुत सारे कामों में जो प्रायोरिटी मैंने रखी थी वो पीएचडी को रखी थी, और इसके लिए एक काम ये करता था, मैंने इंस्ट्रक्ट किया अपने नीचे के लोगों को कि देखो जो भी पीएचडी जमा हो तुम्हारे यहाँ पर, तो उसी दिन मुझे चाहिए, मेरे पास लाओ। मैं कितना भी मसरूफ रहूं, मैं मीटिंग में रहूं, मैं कुछ भी करूं, मैं 1 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा बैठूंगा, मैं रात में बैठूंगा, मैं सुबह को कुछ भी, लेकिन बहरहाल जिस दिन थीसिस सबमिट हो मेरे पास लाओ। जब थीसिस आती थी इमीडिएटली मैंने एक रजिस्टर अपने पास रखा था, उसमें मैं एंट्री करता था, टॉपिक क्या है, रिसर्चर कौन है, रिसर्च गाइड कौन है, किस डिपार्टमेंट की है और किस डेट में सबमिट हुई। उसके बाद मैं कंसर्न पर्सन को दे देता था थीसिस,
उनको मैं इंस्ट्रक्ट करता था कि भाई कंसेंट के लिए भेजो। अब क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जो कंट्रोलर ऑफिस है, एग्जामिनेशन ऑफिस है मानू का, या जो बाकी यूनिवर्सिटीज है, जाहिर सी बात है कि एग्जामिनेशन ब्रांच में बहुत काम रहता है, और एग्जामिनेशन ब्रांच ऐसी ब्रांच है जिसमें साल भर में कभी भी कोई दिन लोग फ्री नहीं रहते, काम रहते हैं, और वही 2 4 5 लोग हैं जो सारा काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनकी प्रायोरिटीज जो है जाहिर सी बात है डिफरेंट होती हैं। तो मैं बीच बीच में उनसे पूछता रहता था कि भाई कंसेंट के लिए, समटाइम्स ऐसा होता था कि 15 दिन तो कंसेंट के लिए भेजा ही नहीं, यानी थीसिस आज सबमिट हुई, 15 डेज तक कंसेंट के लिए गया नहीं। अब जाहिर सी बात है कि जब हमारे एंड पर लेट है कंसेंट लेने में, तो हफ्ता 10 दिन तो जो बाहर का एग्जामिनर है वो भी लेगा कंसेंट देने में, और दूसरी बात कि हमारी थीसिस मोस्टली उर्दू में होती है, तो उर्दू से हर कोई कंफर्टेबल नहीं, ये सारे इश्यूज थे। तो मैं मोमेंटम पकड़ाए रखा, उनको कंसेंट के लिए करता था। बहुत सारे जो एग्जामिनर्स थे मैं पर्सनली उनको रिक्वेस्ट करता था फोन करके या थ्रू मेल कि साहब कंसेंट दो और डिले हो रहा है। तो मैं जो टारगेट रखता था कि थीसिस जिस दिन सबमिट हुई है उससे 90 डेज में अवार्ड हो जाए। 90 डेज में कोई थीसिस अवार्ड तो नहीं हुई, लेकिन मैं बिल्कुल श्योर हूं कि 100 डेज में, 105 डेज में, 102 डेज में, 108 डेज में थीसिस अवार्ड हुई है। और जिस वक्त मैं छोड़ करके एज ए कंट्रोलर आया हूं 2 अगस्त 2019 को, उस वक्त तक पिछला कोई केस पेंडिंग नहीं था, मैं सारा क्लियर करवा के आया हूं। तो ये जो आप बात कर रहे हो कि क्वालिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्वालिटी के लिए बहुत सारे जो है वो लोग रिस्पॉन्सिबल है। सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है इनफैक्ट कि ये जो रिसर्च है वो हमारे प्रायोरिटी में रही ही नहीं कभी। अगर हम जितनी संजीदगी से टीचिंग को लेते हैं, जितनी संजीदगी से और दूसरे कामों को लेते हैं, अगर इतनी संजीदगी से रिसर्च को लेते तो शायद क्वालिटी का इतना बुरा हशर जो है वो नहीं होता। लेकिन जो रिसर्च स्कॉलर या जो इस प्रोग्राम के जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो मेरी बात को सुन पा रहे हैं, तो बस उनसे एक लाइन का जो लुब्बे-लिबाब मैं बयान करना चाहता हूं कि बहुत सारे वजूहात हैं जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट जो कर सकते हो वो तो करो कि आप प्रॉपर सुपरवाइजर लेकर अपने सुपरवाइजर से टाइम से थीसिस को सबमिट करो। रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो होती हैं, जैसा सिस्टम चल रहा है चलेगा और होगा भी डेफिनेटली। सर यहाँ पे कुछ जूम से सवालात हैं जी। एक सवाल है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीएचडी स्कॉलर्स अंडरस्टैंड हाउ टू डू पीएचडी, डोंट यू थिंक दैट हाउ टू pardon most of the time PhD scholars understand how to do PhD, don't you think that how to do PhD sir, how to do PhD sir complete कर रहा हूँ मैं। don't you think that quality of research should be desirable in informal research instead of formal research? मैं एग्री तो नहीं करता हूँ इससे। देखिए, फॉर्मल रिसर्च हो या इनफॉर्मल रिसर्च हो, रिसर्च आर्टिकल हो, रिसर्च पेपर्स हो, रिसर्च प्रोजेक्ट हो, कोई भी हो, सब में क्वालिटी मैटर करती है। एक बात यहाँ पर जो अभी मैंने कही थी कि जो खासतौर से यंग जो रिसर्चर्स हैं, जो यंग रिसर्च स्कॉलर्स हैं या जो यंग असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, इनके ऊपर बड़ा प्रेशर होता है एपीआई का, क्योंकि अगर उनका पेपर पब्लिश नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि वो एपीआई उनको नहीं मिलेगी। तो उस सूरत में मैंने ये कहा कि भाई 2 4 5 पेपर थोड़ा सा निस्बतन जो बहुत अच्छे जर्नल नहीं उनमें पब्लिश करवा लो, ताकि तुम कहने को रहो कि मेरे 4 पेपर 5 पेपर पब्लिश हो। लेकिन बाकी में तो क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। तो रिसर्च स्कॉलर अगर रिसर्च के स्टेप से वाकिफ है, रिसर्च डिजाइन से वाकिफ हैं, रिसर्च की क्वालिटी के लिए कॉन्शियस हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी से वाकिफ हैं और इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी के लिए जो थ्रेड्स हैं उनसे वाकिफ हैं, तो आखिर फिर क्वालिटी इंप्रूव क्यों नहीं हो रही है? अब तो मेरे ख्याल से क्वालिटी इंप्रूव होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं से हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, हमको इस बात को मानना चाहिए, और कोई भी पहलू ऐसा नहीं है जहां पर क्वालिटी जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। सर एक और हमारे वसीम बख्तियारी साहब, डॉक्टर वसीम बख्तियारी साहब हैं, और वो ये चाह रहे हैं गूगल स्कॉलर के ताल्लुक से कुछ जानना चाह रहे हैं। इनफैक्ट गूगल स्कॉलर पे तो मैं अच्छे तरीके से रोशनी डाल सकता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो हमारे डीन साहब हैं प्रोफेसर नौशाद साहब, बड़े कॉम्पिटेंट हैं और आईसीटी के ही आदमी हैं, और काफ़ी इनके आर्टिकल्स वगैरह गूगल स्कॉलर वगैरह पे पब्लिश होते रहते हैं। तो जिन साहब ने सवाल पूछा है उनसे मेरी तरफ से माजरत करके उनसे ये रिक्वेस्ट कर लीजिए कि अपना वही सवाल वो डीन साहब से पूछ लें। मुझे लगता है कि डीन साहब ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन डीन साहब बताएंगे तो शायद वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे। जी जमाल साहब जी खैरियत है? सदाकत साहब जी पहले तो मुबारकबाद मेरी तरफ से लीजिए, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आपका रहा। थैंक यू। और माशाल्लाह बहुत कायदे से वक्त के अंदर आपने पूरा किया है। बस एक मेरा रिक्वेस्ट है, सवाल अभी समझ लीजिए कि नए रिसर्चर्स के लिए जो स्टूडेंट्स लगे हुए हैं या स्कॉलर्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका?
आप डॉक्टर साहब मैसेज तो बहुत सारे हो सकते हैं, आप किस हवाले से मैसेज मेरा चाह रहे हैं? क्वालिटी के लिहाज से, क्वालिटी के हवाले से। जो नए रिसर्चर्स हैं, आप एजुकेशन की फील्ड की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? हेलो जी जी साहब, एजुकेशन, जी एजुकेशन, एजुकेशन के हवाले से। हाँ, एजुकेशन स्पेशली सोशल साइंस से ही है। सोशल साइंस का तो जनरल मैं दायरा लेता हूं और एजुकेशन पर स्पेशली फोकस करता हूं। जो नए रिसर्चर्स हैं, इनफैक्ट इनको करने के लिए बहुत कुछ है। सबसे आज का जो हालात हैं, डिप्रेसिंग टाइम है, लॉकडाउन के पीरियड में टेक्नोलॉजी के सहारे से हम लोग कैसे काम कर रहे हैं। तो बहुत ज़माने से बात हो रही थी कि हमारा जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो फाल्टी है, ट्रेडिशनल मेथड जो है बहुत इसमें चेंज करने की ज़रूरत है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इवैल्यूएशन जो है उसमें चेंज करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि इस लॉकडाउन ने प्रोवाइड की है कि हम अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को इवेलुएट करके इसको यानी टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो इस हवाले से रिसर्च की जा सकती है कि टीचिंग में टेक्नोलॉजी का बड़ा स्कोप है। और सन 2006 की बात है, जब मैं भोपाल में था, तो उस टाइम एक बड़े पढ़े लिखे प्रोफेसर किसी बाहर की यूनिवर्सिटी से आए थे। एनसीईआरटी में एक RI रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल में प्रोग्राम था, वहां पर वो आए थे। तो उन्होंने एक बात मुझसे कही थी, हम सब लोगों से, हम सारे पार्टिसिपेंट से, कि आफ्टर 20 ईयर्स, यानी ये बात 2006 की है, 20 ईयर्स बाद उन्होंने कहा था, 2026 तक ये बात कही थी कि आफ्टर 20 ईयर्स there will be no student in the classroom, there will be the classroom, there will be the teacher, but there will be no student in the classroom। तो जब वो ये बात कहे थे तो हम लोग उनकी बात का बड़ा मजाक उड़ाए थे। हम 2-3 साथी आपस में थे, हम लोग बहुत मजाक उड़ाए थे कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि क्लासरूम रहेगा और टीचर रहेगा और तलबा नहीं रहेंगे। लेकिन आज देखिए कि बिल्कुल उनकी बात सच साबित हुई 2020 में ही, यानी उनके एक्सपेक्टेशन से 6 साल पहले, कि आज क्लासरूम है और टीचर है लेकिन तलबा नहीं है। तो टेक्नोलॉजी का काफी स्कोप है, तो इस पर रिसर्च करने की जरूरत है कि कैसे टेक्नोलॉजी जो है हमारी लाइफ को और इजी बना सकती है और बेहतर बना सकती है। तो 2 एस्पेक्ट पर रिसर्च की बहुत जरूरत है। मुझे लगता है कि एक टीचर के रोल पे सब कुछ, आपका सिस्टम बहुत अच्छा है, आपके पास स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, इंतजामिया की तरफ से पूरा ताउन है, सब कुछ है। अगर टीचर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा तो तालीमी इदारे परवान नहीं चढ़ पाएंगे, तालीम का मेयार कभी बेहतर नहीं हो पाएगा। तो टीचर किन हालात में काम करता है, कब नहीं करता है, कब करना चाहता है, कब नहीं करना चाहता, और कैसे मोटिवेट करे कि वो काम करे, इस पर संजीदगी से रिसर्च करने की जरूरत है। नए रिसर्चर्स के लिए मेरा ये पैगाम है कि इस फील्ड में आओ, इस फील्ड में काम करो, काम करने की जरूरत है। ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट है, प्रोफेशनल कमिटमेंट है, एकेडमिक डिसऑनेस्टी है, ये सारे इश्यूज को लो, उन पर स्टडी करो, तो मुझे लगता है कि तुमको रिकॉग्निशन मिलेगा और तुमको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। दूसरी बात जो मैंने कही कि टीचिंग मेथोडोलॉजी के हवाले से रिसर्च करने की जरूरत है। तीसरी बात, अभी कुछ दिन पहले किसी प्रोग्राम में मुझे चीफ गेस्ट बुलाया गया था, तो वो प्रोग्राम पूरा जो था वो न्यू टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन पे था। तो उसमें ऐसे बहुत सारे टूल्स थे जिनको मैंने पहली बार सुना था, या जिनको पहली बार मैंने यानी देखा, मैं नहीं जानता उनके बारे में। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि 1-2 साल में शायद जो है इवैल्यूएशन का तरीका भी हमारा बदल जाएगा और हम उन टूल्स की मदद से इवैल्यूएशन करेंगे। तो नए रिसर्चर्स को मेरा पैगाम है कि उस पर भी काम करो, अगर मुमकिन हो सके तो PhD करो, MPhil करो, कि कैसे इन टूल्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि टीचर्स पर या ट्रेडिशनल जो ऐसे टाइप के और जो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन हैं उन पर डिपेंडेंस हमारी खत्म हो। तो नए रिसर्चर्स के लिए एक सी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, बेशुमार एरिया है जहां पर कि जो है वो काम कर सकते हैं। और अगर किसी इंडिविजुअल रिसर्चर को किसी तरह की हेल्प चाहिए, कुछ कंफ्यूज है, तो जाहिर सी बात है कि वो मुझे मेल कर ले, मैं उसको गाइड कर दूंगा, मैं उसको एरिया भी बता दूंगा, एरिया में टॉपिक भी बता दूंगा, टॉपिक में सब टॉपिक भी बता दूंगा, प्रोवाइडेड दैट कि आई एम फ्री। तो पेशेंस के साथ मुझे मेल करें या मुझे कॉल करें, डेफिनेटली आई विल बी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सर। ये जूम से एक सवाल और है डॉक्टर शाहीन परवीन मैम का। इनका सवाल है, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेगरिज्म एंड सिमिलरिटी इंडेक्स? शाहीन परवीन मैम, असिस्टेंट प्रोफेसर। ऑफ कोर्स मैडम का बड़ा ही मीनिंगफुल सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट थोड़ा सा इसमें टेक्नोलॉजी का जो है वो इन्वॉल्वमेंट है कि उरकुंड और जो एक दूसरा जो सॉफ्टवेयर हमारे पास है, इनफैक्ट दोनों में फर्क जो होता है वो ये होता है कि जैसे आपने कहीं वर्ड एंड यूज किया, आपने कहीं वर्ड बिकॉज यूज किया, आपने कहीं वर्ड ऑफ यूज किया, इवन कोई टर्म जैसे स्ट्रेस यूज किया या एंजाइटी यूज किया, तो जो दूसरा वाला सॉफ्टवेयर है वो उसको भी कैच कर लेता है, उसकी पकड़ में आ जाता है। और जो उरकुंड सॉफ्टवेयर होता है वो इतना सोफिस्टिकेटेड जो है वो नहीं है। तो सिमिलरिटी इंडेक्स, प्लेगरिज्म, सिमिलरिटी एज सच मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। प्लेगरिज्म गोया कि किसी का काम लिया और उसको विदाउट यानी कोटिंग हिम मैं क्लेम करूं कि ये मैंने किया है, तो ये है प्लेगरिज्म।
और सिमिलरिटी तो देखिए, जब आप कोई भी रिसर्च करेंगे तो सिमिलरिटी का आना बिल्कुल फितरी बात है, क्योंकि जब आप पीएचडी करते हो तो आप रिव्यू करते हो, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। रिव्यू में आप 100 लोगों का काम देखते हो, 50 लोगों का काम देखते हो, 40 लोगों का काम देखते हो, तो कहीं ना कहीं से आपके जो 4 वेरिएबल्स 5 वेरिएबल्स स्टडी के हैं उसमें एक ना एक वेरिएबल तो मिलेगा, आएगा सिमिलरिटी इंडेक्स। तो सिमिलरिटी एज सच, सिमिलरिटी इंडेक्स एज सच इतना बड़ा इशू नहीं है जितना कि प्लेगरिज्म है। मैं जो कहता हूं कि आप पहले किसी का काम लेना है तो एटलीस्ट उसको विजुअलाइज कर लो कि एग्जैक्टली वो कहना क्या चाहता है, और फिर उसको अपने अल्फाज में करो। या अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो इतना जरूर करो कि उसको जहां से लिया है एज सच उसको ऑनेस्टी के साथ कोट करो कि इसको मैंने यहां से लिया है, तो मुझे लगता है कि फिर नहीं आ पाएगा। और इसीलिए सारे सॉफ्टवेयर में टॉलरेंस का लेवल होता है। आप देखिए कि रिसर्च में शायद हम 10%, अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अलग अलग क्राइटेरिया है, यूजीसी के भी क्राइटेरिया है इस ताल्लुक से, तो कहीं कहीं पर 3% को, 5% को, 10 अप टू मुझे लगता है कि 10% ऐसा कोई मसला नहीं है, तो 10% तक सिमिलरिटी इंडेक्स आता है तो ये टॉलरेबल है। तो जो शाकिरा मैडम का क्वेश्चन था कि व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, प्लेगरिज्म और सिमिलरिटी, तो मुझे लगता है कि प्लेगरिज्म इज मच मोर इंपॉर्टेंट, मच मोर इंजूरियस, मच मोर जो है डेंजरस, एंड यू शुड बी मोर अवेयर अबाउट प्लेगरिज्म। सर एक सवाल और है, ये अहमद रजा साहब कोई है, ये कह रहे हैं देयर इज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू यूटिलाइज ई रिसोर्सेज एंड पॉसिबल हेल्पफुल साइट्स अमंग रिसर्च स्कॉलर्स and severe teacher are not update about new finding in some departments on social sciences. What should be the yes? हाँ, किन्होंने सवाल किया है, किन साहब ने? ये अहमद रजा साहब हैं। अहमद रजा साहब, बहुत अच्छा सवाल किए हो अहमद रजा। हम लोग मोस्ट प्रोबेबली 7 और 8 सितंबर 2020 को हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक वर्कशॉप करवा रहा है। बिल्कुल तुम्हारा यही जो क्वेश्चन है वही, यानी ई रिसोर्सेज का हम कैसे इस्तेमाल करें जो है वो रिसर्च में, इसी पर हम लोग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और काफी अच्छे हम लोग रिसोर्स पर्सन से भी कांटेक्ट कर रहे हैं और आई एम क्वाइट श्योर, आई एम द कोऑर्डिनेटर ऑफ दैट प्रोग्राम, तो आई एम क्वाइट श्योर कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा। तुम इसको सुनना। अभी ये प्रोग्राम फाइनल स्टेज में है, 1-2 चीजें हम लोग को और सेटल करना है, तो मोस्ट प्रोबेबली ईद के बाद जो हम लोग इसको नोटिफाई कर देंगे, तो तुम इस प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन करना और तुम्हारा जो ये क्वेंच है, तुम्हारी जो ये तशनगी है, तो इंशाल्लाह ताला वो जरूर दूर होगी। सर कपिल सर कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी सर, कपिल सर आप कुछ पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने ये बताया कि साइंस के रिसर्च में और सोशल साइंस के रिसर्च में दोनों के म्यार में जो है ना, सोशल साइंस का जो रिसर्च होता है वो म्यार के एतबार से कम होता है, तो इन दोनों में हम ये जानना चाहेंगे कि क्या ये रिसर्चर की जानिब से या इंस्टीट्यूशन की जानिब से या गाइड की जानिब से ये कमी वाक़ई रह जाती है कि सोशल साइंस की रिसर्च का म्यार कम होता है और जी। हाँ डॉक्टर साहब बहुत अच्छा माशाल्लाह से सवाल किए हैं। और मेरे उस्ताद ये कहते थे कि किसी भी शख्स की जो शख्सियत है उसको अगर इवेल्युएट करना है तो उसके पूछे हुए सवालात से करो, तो हमेशा अच्छा इंसान ही अच्छे सवाल करता है। तो यकीनन आपने बहुत अच्छा माशाल्लाह से सवाल किया है। देखिए साइंस में, जैसा मैंने शुरू में बात कही थी कि साइंस में क्या होता है कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनको कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। मक्का जो बनाया जा रहा है और उस इथेनॉल को कन्वर्ट करके वो एज ए फ्यूल यूज करते हैं। तो डॉक्टर साहब पूरी की पूरी मिट्टी, टेम्परेचर, रोशनी, धूप, जो कुछ मक्का के दरख्त को, मक्का के की पौधे को ग्रो करने के लिए जो जरूरी होता है, बड़ी बड़ी उनके पास लेबोरेटरी है, उसमें वो सारी चीजें ले आते हैं, फर्टिलाइजर्स लाते हैं, मिट्टी लाते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, 15 कर देते हैं, टेम्परेचर 45 कर देते हैं, टेम्परेचर 42 करते हैं, ये सारा करके और गजब का जो है वो काम करते हैं जी। अब आप सोशल साइंस रिसर्च में आइए, आपको काम करना है स्टूडेंट्स के ऊपर, आपको काम करना है टीचर्स के ऊपर, तो आपको क्या लगता है कि 50 टीचर्स हैं तो 50 का मूड एक जैसा होगा? जाहिर सी बात है कि नहीं होगा। तो जब मूड डिफरेंट होता है, तो जब हम क्वेश्चनेयर जब हम फिलअप करवाते हैं तो वो कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस करता है। दूसरी बात, सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होती है। आपने एक जनरल लाइन का इंस्ट्रक्शन दे दिया कि ये 50 आइटम में और इसमें 5 कॉलम्स में आपको आंसर देना है, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, अनडिसाइडेड, डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। तो इंसान को
कंट्रोल कर पाना डॉक्टर साहब बहुत मुश्किल है। इसीलिए जो मैंने बात कही कि जो सोशल साइंसेज की जो रिसर्चेज होती हैं उनका मेयार जो है वो थोड़ा पुअर होता है इन कंपैरिजन टू साइंस की रिसर्च, क्योंकि हम वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। अब आपके क्वेश्चन का जो दूसरा पहलू था कि कौन जिम्मेदार है, तो जाहिर सी बात है कि अभी मैंने बात करी इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी कि जिसका ताल्लुक आपके रिसर्च के स्ट्रक्चर से होता है। तो अगर आप बहुत मोहतात होकर के सैंपलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करें, बहुत मोहतात होकर के सैंपल लें, बहुत मोहतात होकर के सलीके के रिलायबल और वैलिड जो टूल्स का इस्तेमाल करें, रिलेवेंट स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करें और उस रिसर्च के इम्प्लीकेशंस को सोसाइटी के लिए मेंशन करें, तो कहीं ना कहीं से वो क्वालिटी जो है वो आए। तो रिसर्चर यूं जिम्मेदार है कि टाइम से उसको काम करना चाहिए, वो डिले करता है। सुपरवाइजर यूं जिम्मेदार है कि कहीं ना कहीं से स्लैकनेस उससे हो गई तो टाइम भी ज्यादा लग गया और कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स थे वो मिस हो गए या गुडमुड हो गए या मिक्स हो गए या कुछ हो गया ऐसा। और फिर कुछ हद तक जो है वो हमारा सिस्टम जिम्मेदार है। जैसा कि जर्रान ने क्वेश्चन पूछा कि आज जमा किए तो 2 साल तक वाइवा नहीं हुआ, कुछ हुआ तो जब तक वो आई, जब तक जो है वो उसके इम्प्लीकेशंस जो आउटडेटेड हो गए समझ। तो क्वालिटी के लिए बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, लेकिन मेरा जो मैं बार बार जो बात कहता हूं कि रिसर्चर्स और रिसर्च गाइड ज्यादा जिम्मेदार है। हम सिस्टम को शायद बदल ना पाए या सिस्टम को बदलने में टाइम लगेगा, सिस्टम को बदलना इतना आसान नहीं है। एटलीस्ट अपने आप को तो चेंज कर सकते हैं, तो हमारे तय जो जिम्मेदारियां हैं हम उसको करें, डेफिनेटली थिंग्स विल बी इंप्रूव्ड और क्वालिटी जो है वो। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। एक सवाल और ये है जी, हाउ द क्वालिटी ऑफ सेल्फ मेड टूल्स कैन बी इम्प्रूव्ड इन पीएचडी। किसने पूछा है सवाल? ये मोहम्मद हैदर अली है सर। ये क्या रिसर्च स्कॉलर है या एमएड वगैरह के स्टूडेंट? ये इसमें उन्होंने लिखा नहीं है, ये सिर्फ उन्होंने अपने नाम ये गालिबन एमएड के होंगे सर, इसलिए कि हमारे पास हैदर अली एक एमएड के हैं। हाँ, बहुत बहुत मुबारक हो हैदर, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे। मैं तुम्हारी जहानत की दाद देता हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि तुम अच्छे रिसर्चर बनो। बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछा। टूल जैसा कि मैंने अभी कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बिहेवियरल साइंस के जो टूल्स होते हैं वो इतने एक्यूरेट नहीं होते हैं जितने फिजिकल साइंस के होते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ नापना है, वेट नापना है, टाइम नापना है, वोल्टेज नापना है, करंट नापना है, बहुत आसान है। हमारे पास बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, पॉइंट के 2 प्लेसेस तक जो है जाकर के वो बहुत क्लैरिटी के साथ नाप सकते हैं। लेकिन इंटेलिजेंस नापना, डिप्रेशन नापना, एंजाइटी नापना, एटीट्यूड नापना, इंटेलिजेंस नापना, पर्सनालिटी नापना बहुत डिफिकल्ट है। और जाहिर सी बात है कि ये टूल्स इतने एक्यूरेट कभी नहीं होंगे जितने एक्यूरेट जो फिजिकल साइंस के टूल्स जो है होंगे। तो अब मेरा जो कहना है वो ये कि टूल की अफादियत तब होगी जब वो एक्यूरेट होगा, और टूल एक्यूरेट तब होगा जब तुम बहुत क्लैरिटी के साथ ये समझो कि तुम क्या मेजर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस, अब इंटेलिजेंस को इतने फैक्टर मुतासिर करते हैं, इतने फैक्टर हैं। अगर हम थर्स्टन का देखें तो उसने कहा 6 फैक्टर हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, स्पेशियल एबिलिटी, मेमोरी, रीजनिंग और वर्ड फ्लुएंसी। फिर उसके बाद जो है वो गिलफर्ड ने उसमें 120 फैक्टर्स जो वो 3 फैक्टर थियरी करके बताया, उसने कुछ बताया। स्पीयरमैन ने कहा कि 2 फैक्टर थियरी बताया। बात की जो और थियरीज आई उन्होंने कुछ और कहा। तो इंटेलिजेंस को मेजर करना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर तुमको मेजर करना है तो पहले ये अश्योर हो कि तुमको क्या मेजर करना है। गोया कि इंटेलिजेंस टूल जो तुम्हारा होगा that will measure the intelligence. First you find out, अपने सुपरवाइजर से, एक्सपर्ट से, टीचर, लिटरेचर को रिव्यू करो, ई रिसोर्सेज को देखो, बहुत सारे इंटेलिजेंस स्केल्स को देखो, तब जाकर तुमको समझ में आएगा कि कितने डायमेंशन तुमको इंटेलिजेंस स्केल में रखना है। अब मान लो तुम तमाम काम करने के लिए, तो अब उन सारे 10 डायमेंशंस के करस्पॉन्डिंग तुमको आइटम रखना होगा। आइटम रखने के बाद तब तुम इनिशियल ट्राई आउट करोगे। ट्राई आउट करने के बाद बहुत सारे आइटम्स वेग होंगे, खराब होंगे, वो निकल जाएंगे। फिर सेकंड ट्राई आउट करोगे, फिर थर्ड ट्राई आउट करोगे। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि चूंकि जब तक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है, जो आला जिससे मेजर किया जा रहा है, जब तक वो एक्यूरेट नहीं होगा, जब तक कुछ भी एक्यूरेट नहीं होगा, तो इस पर जो है तवज्जो दी जाने की जरूरत है। पूरा एक जो है वो प्रोसेस है। अगर तुम चाहोगे तो तुम अपना मेल मुझे भेज देना, मैंने बहुत सारे स्केल्स जो है वो स्टैंडर्डाइज की है। तो स्केल के स्टैंडर्डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो मैं तुमको भेज दूंगा, तुम उसको पढ़ लेना
और उसी हिसाब से जो है तुम टूल को स्टैंडर्डाइज कर लेना। और अगर तुम टूल बनाना तो मेरे पास भेज भी देना, मैं इंशाअल्लाह ताला जरूर टाइम निकाल करके रिव्यू कर लूंगा। लेकिन टूल को जो है बहुत संजीदगी से जो है लेने की जरूरत है। अगर टूल रिलायबल और वैलिड नहीं होगा तो डेफिनेटली कुछ भी आगे का सही नहीं। सर ईशान शाह गनी भी एक है, कई बार इसको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डिफरेंट ऑफ फैब्रिकेटिंग एंड क्लासिफिकेशन। डिफरेंस ऑफ फैब्रिकेटिंग एंड क्लासिफिकेशन, ये शहनशाह गनी है। शहनशाह गनी है। सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या पूछना चाहते हैं। ये बस सवाल ये आप साजिद साहब, कर सकते हो। साजिद साहब आवाज आ रही है? साजिद साहब? जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब। एक्चुअली ये दो कंसेप्ट पूछ रहे हैं, फाल्सिफिकेशन और फैब्रिकेशन। अच्छा, इनफैक्ट ये फाल्सिफिकेशन दोनों चीजें यानी काफी वसी, और मुझे नहीं लगता कि वो एक लेक्चर में सारी चीजें जो है वो आ पाएंगी जी। तो आप उन क्वेश्चन पूछने वाले से ये पूछ लीजिए कि किस कंटेक्स्ट में ये जानना चाहते हैं। वो लिख करके मुझे मेल कर दें, मैं उसका एक तसल्ली बख्श जवाब लिख करके। जी ठीक है सर। ठीक है, और क्वेश्चन साहब? नहीं सर, और ये एक दो सवाल बस रिलेटेड है। ठीक है, काफी वक्त हो गया है। यस सर। जी साजिद साहब, डॉक्टर साहब, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। शुक्रगुजार इसलिए कि आपने पहली बात तो ये कि मौजू के हवाले से जो मौजू था उसके मुताबिक थे और बहुत अच्छा आज का प्रेजेंटेशन किया और सारी चीज़ों को आपने बहुत ही महदूद वक्त में आपने कवर किया। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और दूसरा मुबारकबाद इस बात के लिए कि जो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन था उसमें एक के बाद एक जो सवालात आए वो इस बात की अलामत होते हैं कि जो हमारे स्पीकर हैं उन्होंने जो बात कही और सवालात उस पर जो आते हैं रिएक्ट करते हैं, जाहिर सी बात है कि वो इस बात की अलामत है कि लेक्चर उनकी समझ में आया और उस पर सवालात किए। तो आपने मुबारकबाद इस बात के लिए कि आपने बेवाकी से उनका जवाब दिया, जो कि बहुत कम लोग इस तरीके से करते हैं कि अपनी बात को पूरा रख पाते हैं। और एक जाहिर सी बात है कि टीचर कम्युनिटी हम सभी उसके शामिल हैं, मेंबर हैं, तो वो आपने सारी चीज़ों को उसमें किया। मैं इस बात का बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर एक चीज़ ये है कि जिस मौजू का इंतखाब हमने इसलिए किया था कि हम रिसर्च के हवाले से बहुत सी चीज़ों को बात करते हैं, लेकिन ये बात क्वालिटी की बात नहीं करते, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कैसे। असल में सब चीज़ों को अगर कवर अप करें तो एक बात आती है रिसर्च एथिक्स, तहकीकी अखलाकियात। एग्जैक्टली। तो अखलाकियात, तहकीकी अखलाकियात को आपने जिस तरीके से पेश किया कि भाई ये हमारी अखलाकन जिम्मेदारी है एज ए रिसर्चर, एज ए सुपरवाइजर, ये हमारी अखलाकन जिम्मेदारी है कि हम जो काम को कर रहे हैं उसमें उसको ईमानदारी से करें, उसको किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने की नीयत से नहीं करें, उसको अच्छा करने की कोशिश से करें। तो वो आपने उस चीज को समझाने की कोशिश की। आपने एक बात जो बताई वो उसको मैं इस चीजें शामिल करने की कोशिश करता हूँ जिसकी तरफ आपने इशारा किया। जब हम रिसर्च किसी भी मुल्क में अगर तहकीक के म्यार की बात करें और तहकीक की बात करें तो तीन चीजें हमें एक साथ लेना पड़ेंगी जिसको आपने इशारतन बताया। रिसर्च की बात होती है, रिसर्च के साथ में हमें पॉलिटिक्स को भी लेना पड़ता है, सोसाइटी को भी लेना पड़ता है। डेफिनेटली। तो रिसर्च के साथ हमारी पॉलिटिक्स और हमारी सोसाइटी, तो हम आपने इस बात को इशारा किया। एपीआई की बात जहां तक आपने की वो इशारा हमने इसको देखा कि जाहिर सी बात है कि एक प्रेशर तो है ही कि हमें एपीआई, जैसे मैंने लेक्चर आपका स्टार्ट होने से पहले आपसे कहा था कि एक टोरंटो में एक ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स ने ये देखा कि पूरे दुनिया में जितनी तहकीक होती हैं और उसमें जो बोगस, मुझे कहते हुए बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये हकीकत है, एक हकीकत है। बोगस रिसर्चेज होती हैं उसमें 27% जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ हिंदुस्तान का है। तो अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 27% जो रिसर्चेज होती है जो बोगस है, बोगस का मतलब है कि नहीं कहना चाहिए लेकिन वो बिल्कुल बेकार है, कोई उनका रिलेवेंस ही नहीं है, सोसाइटी के लिए बेकार है, कम्युनिटी के लिए बेकार है, कोई उनका कोई डेमोन्स्ट्रेबल कोई उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई विजिबिलिटी नहीं है उनकी। 27% बहुत बड़ा है, सबसे नंबर 1 पे हमारा था। तो जाहिर सी बात है, और आज तो एक शब्द इस्तेमाल हो रहा है रिसर्च फ्रॉड। बिल्कुल रिसर्च फ्रॉड की बात हो रही है, तो इसको फ्रॉड कह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है नौबत क्यों आई, ऐसा क्यों हो रहा है, हमें इस बात को बिल्कुल ईमानदारी के साथ आपने बातें कही और हमें कहना चाहिए, समझना चाहिए। रिसर्च की हम मेथोडोलॉजी की बात करते हैं, टूल्स की बात करते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन रिसर्च को कैसे ईमानदारी से किया जाए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगर हम लोग टीचर कम्युनिटी समझ लेंगे कि ईमानदारी से कैसे करना है तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी। एक आपने जो बात की उसको मैं और वाज़ेह करना चाहता हूँ, आपने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया और हमारे एक बख्तियारी साहब अभी एक सवाल आया था जो आपने मेरी तरफ किया था कि उनका कहना था कि ये रिसर्च स्कॉलर ये क्या है, ये गूगल स्कॉलर क्या है जी, जिसको आपने एक टर्म इस्तेमाल की थी कि रिसर्च शुड बी विजिबल एंड रिसर्च रिजल्ट शुड बी डेमोस्ट्रेबल। तो बहुत एक बात है जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। आपने एक बात कही कि आप अगर 10 पेपर लिखते हैं सिर्फ इस एतबार से कि आपको एपीआई में उनका नंबर मिल जाएंगे और आप प्रमोट हो जाएंगे, और आपने ये भी कहा कि कम से कम एक पेपर तो हमें ऐसा लिखना चाहिए जो बहुत अच्छा हो और मेयारी हो। वो उसको उस बात को मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ और वाज़ेह इस तरीके से करूँगा कि एक तहकीक हुई और उसमें ये देखा गया कि हिंदुस्तान में जितने भी लोग सोशल साइंसेस की बात कर रहा हूँ कि जो रिसर्चेस होती हैं वो प्रीडेटरी जर्नल्स में ज्यादा पब्लिश हो रहे हैं। आज एक नया लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, प्रीडेटरी जर्नल्स। प्रीडेटरी जर्नल्स वो जर्नल हैं जिनका कोई मेयार ही नहीं है। आज आप पेपर भेजते हैं और आपको कल वो पेपर पब्लिश हो जाएगा ऑनलाइन और उसके लिए वो पैसा लेते हैं। कोई रिव्यू प्रोसेस नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है। आज भेजिए कल पब्लिश हो जाएगा आपके पेपर। तो ये प्रीडेटरी जर्नल्स बहुत आए हुए हैं मार्केट में और लोग इसमें पेपर भेज रहे हैं और उनका पब्लिश हो रहा है। एल्सवेयर में पेपर क्यों नहीं पब्लिश हो रहे हैं? ज्यादातर अगर हम आज देखें कि हमारे सोशल साइंसेस के पेपर अगर देखें तो एल्सवेयर में नहीं पब्लिश हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि लोग भेज नहीं रहे हैं उसमें। हम बहुत चाहते हैं कि आज भेजा जाए कल पब्लिश हो जाए। एक चीज, एक लफ्ज और एक टर्म इस्तेमाल हो रही है आजकल, उसका नाम है बिब्लियोमेट्रिक्स। बिब्लियोमेट्रिक का मतलब ये है कि आज जैसे आपने फरमाया कि एक पेपर आपने बहुत ही 10 पेपर नहीं लिखिए आप, और एक पेपर आप अच्छा लिख दीजिए और मेयारी पेपर होगा, तो आप देखेंगे कि 5 साल के बाद 10 साल के बाद वो एक पेपर आपका जो एकेडमिक लेवल है वो बहुत ऊपर ले जाएगा डेफिनेटली। और उसकी वजह है साइटेशन। साइटेशन क्योंकि जो बिब्लियोमेट्रिक है और जो हमारा बख्तियारी साहब ने जो बात कहा कि गूगल स्कॉलर, तो गूगल स्कॉलर का मतलब ये है कि वो आज जो है हम जानते हैं कि जो कहते हैं कि रिसर्च के जो रिजल्ट्स हैं वो विजिबल, आपकी रिसर्च विजिबल होना चाहिए, वो सब तक होना चाहिए, सब तक उसकी रसाई होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि एक रिसर्च को अगर कोई पढ़ नहीं रहा है, उसको कोई डाउनलोड नहीं कर रहा है, उसको कोई साइट नहीं कर रहा है, कोई साइटेशन नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि वो रिसर्च कारामद नहीं है। और एक ऐसी रिसर्च या एक ऐसा पेपर जो पब्लिश हुआ आज और 2 महीने के बाद लगा कि 50 लोगों ने उसका साइटेशन दिया अपने रिसर्चेस में, उसको डाउनलोड किया, उसको पढ़ा, तो इसका मतलब है कि वो रिसर्च जो है वो कारामद है, लोग उससे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। तो ये टर्म इस्तेमाल जो होती है उसे कहते हैं बिब्लियोमेट्रिक। अब गूगल स्कॉलर एक ऐसा सर्च इंजन है या एक ऐसा हमारा टूल है, एक ऐसी वेबसाइट्स है जो रिसर्चर्स के जरिए जो किए गए काम का रिकॉर्ड रखती है। रिकॉर्ड का मतलब है कि आपने आज एक पेपर पब्लिश किया और वो पब्लिश ऑनलाइन, अगर आपका पब्लिश हुआ है और वो ऑनलाइन है, तो वो हिंदुस्तान या पूरे दुनिया में जो लोग उसको पढ़ रहे हैं, जो लोग उसका साइटेशन दे रहे हैं, जो लोग डाउनलोड कर रहे हैं, वो गूगल स्कॉलर उनका रिकॉर्ड को जनरेट करती है और आपको बता देती है कि आज आपका पेपर इतने लोगों ने पढ़ा, इतने लोगों ने साइटेशन किया और इतने लोगों ने डाउनलोड किया। वो आपको बताता है, जिससे कि आपका एकेडमिक कम्युनिटी में जो कद है वो ऊंचा होता है और आपको पता चलता है कि कौन आपको, इसका मतलब एक रिसर्च स्कॉलर या एक रिसर्चर को लोग ज्यादा डाउनलोड कर रहे हैं उसके पेपर्स को या उसका साइटेशन ज्यादा दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो तहकीक ज्यादा फ्रूटफुल है। ये एक क्राइटेरिया है, जैसे कि आपने कहा कि कोई एक मेयार नहीं है, क्वालिटी के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, तो अलग अलग मेयार है। तो जैसी बात है, आपने इस बात का कहा, तो ये एक बहुत ही फ्रूटफुल हमारा एक सेशन रहा, चीजें निकल कर आई, डिस्कशन हुआ यहाँ पर और मुख्तलिफ चीजें हमें पता चली यहाँ से। कफील साहब ने जो एक सवाल किया था वो बहुत अच्छा एक सवाल था। मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि साइंस की जो रिसर्चेज होती हैं वो मेयारी मानी जाती हैं जो फिजिकल साइंसेस की हैं, और जो सोशल साइंसेस की हैं उसमें लग रहा है कि कुछ मेयार कम हो रहा है। उसकी साजिद साहब ने उसकी वजाहत की। एक पॉइंट उसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो साइंसेस की रिसर्चेज होती हैं
वो उसमें जो मेथड यूज होता है वो आपका मेथड अलग यूज होता है। वो और सोशल साइंसेज में जो आमतौर पर मेथड्स होते हैं, रिसर्च के मेथड्स होते हैं, वो अलग होते हैं। साइंस में जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड का आमतौर पर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, और सोशल साइंसेज में जो यूज किया जाता है वो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का यूज होता है, लेकिन बहुत कम होता है। हर जगह पर हर मसले को हल करने के लिए एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का यूज हम नहीं कर सकते। दूसरी वजह यह है कि जो साइंस की रिसर्चेज होती हैं वो टेस्टेबल होती है, यानी कि उनके रिजल्ट जो होते हैं वो टेस्टेबल होते हैं, आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो सोशल साइंस की जो रिसर्चेज होती हैं उनकी जो नताइज होते हैं उनको हम आमतौर पर टेस्ट नहीं कर सकते, उनका जनरलाइजेशन नहीं किया जा सकता। तो जनरलाइजेशन ना होने की वजह से, उनको टेस्ट ना किए जाने की वजह से, और हर मसले को हल करने में एक्सपेरिमेंटल मेथड का इस्तेमाल ना किए जाने की वजह से गलती के इम्कान ज्यादा हो जाते हैं। इस बात की गुंजाइश ज्यादा हो जाती है कि हम लोग गलतियां कर देते हैं और वो रिपीटिशन होने लगता है। रिजल्ट्स होना कुछ चाहिए, कुछ आ जाते हैं, टाइप 1 एरर हो जाती है, टाइप 2 एरर हो जाती है। और इस तरीके से अगर हम देखें तो लब्बो-लुआब ये है कि मुख्तलिफ तरीके की गलतियां होने लगती हैं, और फिर यही कहा जाता है कि सोशल साइंस की जो रिसर्चेज हो रही है वो मेयारी नहीं हो रही है, क्योंकि मेयार जो बनता है वो मुख्तलिफ चीजों को लेकर बनता है। तो ये वजह है। खैर, तो मैं एक बार फिर से साजिद जमाल साहब का शुक्रगुजार हूं कि आपने बहुत वक्त हमें अपना कीमती वक्त हमें दिया, और हमारा सेशन बहुत अच्छा जिसकी वजह से बना। मैं हमारे जो साथी हैं स्कूल ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग के, उन सभी को उनके ताउन के लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। इसके अलावा मैं हमारी CIT के टीम के जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं कामिल साहब, उनका शुक्रगुजार हूँ कि मुसलसल वो हमें तकनीकी मदद फराहम कर रहे हैं। इसी के साथ में हमारे YouTube और जो हमारे Zoom के मेंबर्स हैं वो मुसलसल हर हमारे जो भी लेक्चर है, ऑनलाइन लेक्चर, उसमें जुड़ रहे हैं और हमें ताउन फराहम कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ अपने स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की जानिब से कि मुसलसल आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमें अपना ताउन फराहम कर रहे हैं। इसके अलावा मैं शम्स साहब का, हमारे जरार का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लगातार इसमें मदद फराहम कर रहे हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। महमूद साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, महमूद साहब, सिद्दीकी मोहम्मद महमूद साहब, सिद्दीकी साहब। जी जी सर। साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जी सर, अगर आप कुछ कहना चाहें। मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ सर। जी महमूद साहब। जी कुछ आप अगर फरमाएं। मैं जो है आपको सबसे पहले मुबारकबाद पेश करूंगा कि आपने एक बहुत अच्छे प्रोग्राम का इनेकाद किया। आज के रिसोर्स पर्सन प्रोफेसर साजिद जमाल साहब के खिदमत में तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने आज बहुत अच्छी तरीके से टॉपिक पर रोशनी डाली, हम सबको मुस्तफीद होने का मौका फराहम किया, और ऑर्गेनाइजर्स को मैं एक बार फिर मुबारकबाद देना चाहूंगा। जज़ाकुमुल्लाह। शुक्रिया साजिद साहब। हाँ डॉक्टर साहब, बस एक बात, शुक्रिया, मतलब एक फॉर्मल, मैं मेरी आवाज आ रही है? आ रही जी सर, आ रही है। तो सच शुक्रिया जो फॉर्मल रस्मी तरीके से होता है वो बहरहाल आपके प्रोग्राम का पार्ट है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। और मैं आज भी अपने आप को मानू का ही एक जुज़ समझता हूँ, और मैं खुशकिस्मती समझता हूँ कि जब भी मानू का कोई प्रोग्राम और उसमें मुझे बुलाया जाए, मुझे शामिल होने का मौका मिले, और आइंदा भी अगर इस तरह का कोई भी प्रोग्राम होगा तो बिल्कुल मैं हाजिर हूँ। इनफैक्ट जो सवालात पूछे हैं पार्टिसिपेंट्स ने, उन्होंने मुझे वाकई में बड़ा हौसला दिया है कि ये लोग संजीदगी से मेरी बातों को सुन रहे थे, और ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जैसा आपने कहा कि वही लोग पूछ पाएंगे जिन्होंने बातों को संजीदगी से सुना होगा और समझा होगा। तो मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इनफैक्ट मैं इस जूम प्लेटफॉर्म पे बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ। शायद ये प्रोग्राम अगर फेस टू फेस हुआ होता तो मैं और अच्छे से बातों को कहता और अच्छी परफॉर्मेंस देता। बहरहाल ये मेरी कमी है, लेकिन अब इधर मुस्तकिल 3-4 प्रोग्राम्स मेरे हुए हैं जूम पे, तो रफ्ता रफ्ता मुझे ऐसा लगता है कि मैं और सीख रहा हूँ। और आज सुबह से, बल्कि कल रात से ही जरार से मैं कांटेक्ट में था, तो जरार ने भी मुझे बहुत सारी बातें बताई, इसके जो आदाब और अलकाब होते हैं जूम के, वो सारी चीजें मुझे सिखाई। तो मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जब भी इस तरह का कोई और प्रोग्राम होगा आप यकीनन मुझे बुलाइएगा, और डेफिनेटली आई विल गेट टाइम फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। कॉपी कर लिया जा रहा है? जी सर, इजाजत है खत्म करने की? ओके, ठीक है, मैं अब इस प्रोग्राम के इख्तिताम का